Hey, what is up everybody? How are you doing? आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी रिवीजन वीडियोस। आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट का चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल। और मुझे पता है कि तुम्हें इस चैप्टर में बहुत सारी समस्या है कि भैया SQC1 और SA220 में बार बार कन्फ्यूजन रहती है, कुछ हेडिंग्स मिक्स हो जाती है, कभी कभी पता नहीं चलता कि किस में क्या लगने वाला है, कुछ में कंटेंट सेम है, कुछ कंटेंट अलग है। अजीब सा ऐसे है, अजीब सा चैप्टर है। चिंता मत करो, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को इस तरह से करने वाले कि ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये तो तुम्हें कभी जीवन में नहीं आएगी दोबारा। इसके बाद तुम चैप्टर को पढ़ाते फिरोगे। दूसरी चीज़, आधे से ज़्यादा चैप्टर इसी वीडियो में आज तुम्हें याद भी करा देंगे, ठीक है। तो अगर तुम ये वीडियो पहले देख चुके हो या मेरी कहानियाँ पहले सुन चुके हो, मैं सारी चीज़ें कहानियों के थ्रू पढ़ाता हूँ, बहुत मज़ा आता है हमारी ऑडिट की क्लास में। तो अगर तुम ये कहानियाँ पहले सुन चुके हो, तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम है, दोबारा कहानी नहीं सुनना चाहते, तो यू कैन स्किप टू द टाइम स्टैम्प। मैं आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर स्क्रीन पे भी तुम्हें दिख रहा होगा। और बाकी अगर तुम कहानी सुनना चाहते हो, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो कहानी सुनो, इसके बाद तुम्हें ये पूरा 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 याद हो जाएगा, फिर तुम्हें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। बात समझ में आई? ये भाई की गारंटी है तुमको, सही है। ऐसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो करता हूँ वो हाई फाई, ये वाला, इसको जो भी बोलते हैं, तो अभी तो मैं ऐसे ही समझ लो, सही है। चलो शुरू करते हैं। तो इनको तुम जानते हो, ये जो हमारे 3-4 कैरेक्टर्स हैं, अरे चल जा, हाँ, अरे ये जो हमारे पंडित जी हैं, हनी, चूचा, लाली, जफ़र, तो इन सब को तुम जानते हो ना। फुकरे में तुमने इनको देखा होगा। हर मूवी में ये लोग इंजीनियरिंग कॉलेज वाले लोगों को डालते हैं। लेट्स जस्ट इमेजिन, अगर ये लोग सीए साइड में होते तो क्या होता। ज़्यादा इमेजिन मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता अगर ये लोग सीए साइड में होते, ठीक है। तो ये हमारे लेजेंडरी पंडित जी, इनको जुगाड़ करने की बहुत आदत है। तो सीए साइड में सबसे ज़्यादा जुगाड़ कहाँ चलता है? सीए फर्म में। तो इन्होंने खोली अपनी सीए फर्म, छोटी सी प्यारी सी, और इनके जो 4 पंटर लोग हैं, इनको इन्होंने बोला कि हम तुम्हें बनाएंगे अपनी सीए फर्म में पार्टनर, बट मेजोरिटी पार्टनर नहीं, मेजोरिटी स्टेक पंडित जी अपने पास रखते हैं। हम तुम्हें बनाएंगे अपनी फर्म में पार्टनर, तुम लोगों से काम भी कराओगे और सारी टीम्स को भी तुम मैनेज करोगे, सही है। तो इन्होंने 4 पार्टनर्स बनाए, और 5वें पार्टनर कौन? खुद पंडित जी, ठीक है। तो फर्म के करता धरता, फर्म की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंडित जी की, और उनके नीचे है 4 पार्टनर, जो भी असाइनमेंट्स आएगी किसी ना किसी पार्टनर को दे देंगे। अब तुम्हें पता ही है कि भैया एक सीए फर्म कितने कितने तरह के काम करती है। 4 तरह के काम करती है। सबसे पहले तो ऑडिट करती है, रिव्यू करती है, अदर अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अश्योरेंस देना, या फिर इंटरनल कंट्रोल पे अश्योरेंस देना, या फिर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिटर्न्स भरना, अकाउंट्स की कंपाइलेशन करना, व्हाटएवर। सबसे ज़्यादा काम सीए फर्म के पास किसका होता है? ऑडिट का। तो पंडित जी ने सोचा कि भैया 2 पार्टनर्स तो अपने को रखने पड़ेंगे ऑडिट के लिए, और सबसे समझदार 2 लोग इनकी फर्म में हैं, हनी और जफ़र भाई। इन दोनों को तो पंडित जी ऐसे ही समझते हैं। तो इनने कहा कि यार बाकी जितने भी काम आएंगे ना, वो ये दोनों देख लेंगे, लेकिन ऑडिट का काम हमारी ये 2 बढ़िया बंदे देखेंगे, क्योंकि ऑडिट हमारा मेन रेवेन्यू का सोर्स होने वाला है। तो पहली ऑडिट आई पंडित जी की फर्म में, और पंडित जी अब डिसाइड कर रहे हैं कि किसको दे किसको दे। पंडित जी ने डिसाइड किया कि जफ़र को देंगे। फ़ोन लगाने वाले थे, कितने में हन्नी कूद पड़ा, कह रहा अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं, बस वो जफ़र भाई को फ़ोन कर रहा था कि एक नया क्लाइंट आया, ऑडिट करने भेज रहा। कह रहे मुझे भेजो ना, मैं भी तो ऑडिट करता हूँ। कह रहे यार तेरी शक्ल देख के मेरे को भरोसा सा नहीं हो रहा, तू काम कर भी पाएगा कि नहीं। कह रहे क्या बात कर दी पंडित जी आपने, ये देखो सीए की डिग्री है मेरे पास, सीए हन्नी नाम है मेरा, सीए हन्नी नाम है मेरा। तो ऐसे थोड़ी आप मेरे पे शक कर भी लो एक बार शक्ल देख के, पर डिग्री पे शक करोगे क्या आप? सीए की डिग्री पे शक करोगे? ये तो बहुत गलत बात है पंडित जी, मैंने अपनी डिग्री पूरी ईमानदारी से ली है। पंडित जी कह रहे बात तो तेरी ठीक है, डिग्री पे तो शक नहीं कर रहा, पर तेरी नियत पे थोड़ा भरोसा नहीं है मेरे को, कि अगर कल को तूने फ्रॉड निकाला, क्लाइंट ने तेरे को पैसे ऑफर किए और तू क्लाइंट के साथ मिल गया, तो हमें कुछ बताया ही ना। तो कह यार पंडित जी कर देना छोटी बात, अब मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ ही आगे जाऊँगा ना, और ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। कह रहे एक काम कर, कसम खा।
तो पंडित जी ने गीता पे हाथ रख के हन्नी से कसम खिलवाई कि तू जो भी बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन तेरे को पता चलेगी क्लाइंट पे, जो भी चीज़ तू पकड़ेगा, सारी बातें मुझे एज इट इज़ आगे रिपोर्ट करे। तो हन्नी ने कहा ठीक है पंडित जी, अब आपकी तसल्ली इसी से है। तो उसने कसम खाई और निकल गया लड़का ऑडिट पे। अब लड़का रोज ऑडिट करने जा रहा है, बढ़िया तरीके से ऑडिट कर रहा है, रोज घर पे वापस आता है। और एक दिन घर पे वापस आते टाइम उसको मिली ये, जानते हैं उसको, ये पतंग वाली लड़की। तो सिर्फ हमने इनकी फील्ड बदली है, इंजीनियरिंग से सीए, लेकिन हरकतें तो इनकी वैसी ही हैं। तो फिर उस लड़की की छत के नीचे खड़ा हुआ उसको देख रहा है, वो लड़की इसको देख रही है, तो ये देख रहा है, लड़की इसको देख रही है। लड़की आती है नीचे, कह रही कौन है बे तू? अरे ऐसे कोई रोड साइड रोमियो नहीं हूँ मैं, सीए हूँ मैं, इज्जत से बात करने का अपने से। तो लड़की इंप्रेस हुई, ये लड़का सीए है। तो इन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए, कह रही चल घर जाके कॉल करियो मेरे को। तो हन्नी घर पहुंचा, उसने सबसे पहले कॉल लगाया मैडम को कि हेलो हेलो, बातचीत करनी शुरू करी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हन्नी रोज घर जाता है, हन्नी रोज ऑडिट पे जाता है, ऑडिट से वापस आता है और रोज रात को मैडम को फ़ोन खड़का देता है कि क्या कर रही है, क्या कर रही है, आज क्या करा। और तो और मैडम भी पूरा इंटरेस्ट ले रही है, मैडम भी रोज रात को 4-4, 6-6 घंटे इससे बात कर रही है कि और बताओ हन्नी, आज आपने क्या किया, कैसा रहा आपका दिन, आपको क्या क्या चीज़ें आपने देखी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब मुझे एक बात बताओ, जिस आदमी की शक्ल पे पंडित जी जैसे आदमी को भरोसा नहीं हो रहा कि आदमी फ्रॉड लग रहा है शक्ल से ही, तो लड़की उस पर भरोसा कर लेगी क्या? नहीं भैया करना तो नहीं चाहिए, पर क्या पता डिग्री देख के मान गई हो। अरे नहीं, इसकी शक्ल इतनी ज़्यादा बुरी है कि कोई इस पर भरोसा न करे। पर ये लड़की फिर भी रोज़ 6-6 घंटे, 4-4 घंटे इससे बतिया रही है कि और बताओ क्या करा। और भाई साहब बता भी रहे हैं, अब सीए के काम में किसी को क्या ही इंटरेस्ट आएगा कि हमने जनरल एंट्री चेक करी, हमने वाउचर चेक करे, हमने ये चेक करा, हमने बैंक रिकन्सिलेशन करा, ये सुनने में भी उसको इंटरेस्ट आ रहा है। तो दाल में लग रहा है कुछ लोग। बात ये थी असल में कि जिस कंपनी की ऑडिट हन्नी करने जा रहा था, उसी की एक कॉम्पिटिटर कंपनी थी जिसमें प्रिया काम करती थी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हन्नी इसको बता रहा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाके अपनी मैनेजमेंट को बता रही थी, उसकी मैनेजमेंट इसको पैसे दे रही थी। तो ये सीन चल रहा था और हन्नी बेचारे को लग रहा है कि यार सीए करते टाइम तो कभी कोई लड़की मिली नहीं, अब नौकरी भी मिल गई और छोकरी भी मिल गई, क्या ही किस्मत है मेरी। तो ऊपर वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के, तो हन्नी एकदम लट्टू हुआ पड़ा पीछे। अब चल रही कहानी चल रही है, रोज़ रोज़ सारी चीज़ें नॉर्मली वैसे ही चल रही है कि वो ऑडिट करने जा रहा है, रोज़ रात को 4-4, 6-6 घंटे बात हो रही है और हन्नी की लाइफ चल रही है एकदम बढ़िया। अब ऐसे ही एक नॉर्मल सा दिन था, उस दिन इन दोनों की बातें हो रही थी। तो इसने बताया कि इसने पूछा कि आज क्या किया, तो हन्नी बता रहे कि यार कुछ नहीं, बस आज तो कंप्लीशन का डेट था, ऑडिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमको ऐसा कुछ फ्रॉड व्रॉड मिला नहीं, तो अब एक नॉर्मल सी रिपोर्ट बना के देंगे, वो साइन करें और हम रिपोर्ट इशू कर देंगे, फिर हम दोनों चलेंगे बर्गर पैटी खाने, मूवी देखने, डेट पे चलें। तो लड़की ने फिर सारी बात अपनी मैनेजमेंट को बताई। मैनेजमेंट कह रही अरे 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 ये तो गलत बात है, एक काम करो तुम, एक काम करो, हन्नी को ना कन्विंस करो, उसको कन्विंस करो कि वो ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख के दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। अगर उसने ऐसा लिख के दिया तो कंपनी का मार्केट में नाम खराब हो जाएगा और उसके कंपटीशन में हम हैं तो हमारी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो तुम कुछ ऐसा कर दो ना। प्रिया कह रही मैं ऐसे कैसे करूँगी, वो इतनी भी बात नहीं सुनता मेरी, वो सीए है, वो ऐसे कैसे लिख पाएगा। मैनेजमेंट कह रही सुन, हम आज तक जितने पैसे देते आ रहे थे 4 गुना पैसे तुम्हें देंगे, तुम उसको कन्विंस कर दो। तो प्रिया की आंखों पे लालच आ गया। अब उसने सोचा कि एक बार ट्राई करा जाए, तो उसने अगले दिन फ़ोन करा। रोज़ हन्नी फ़ोन करता था, आज पहली बार प्रिया का फ़ोन आया। कह रही हेलो। हन्नी कह रहा हाँ आज तुझे ही मेरी याद कैसे आई। कह रही बेबी एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। हन्नी कह रहा ये कैसा सवाल है, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑब्वियस सी बात है। कह रही तू अगर मैं कुछ मांगूंगी तो तू मुझे देगा क्या। हन्नी कह रहा जान भी देंगे तेरे लिए, ये कैसी बात है, बता तेरे को क्या चाहिए। कह रही नहीं जान नहीं चाहिए, 200 रुपये लीटर खून की बोतल का रेट है, मैं क्या करूँगी तेरी जान लेके, जान वान नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो करेगा ना पक्का, पलट तो नहीं जाएगा। अरे हाँ तुझे विश्वास नहीं है मुझ पर, कैसी बातें कर रही है तू एक बारी मांग के तो देख, चांद तारे तोड़ लाएंगे तेरे लिए। तो ये कह रही है कि यार एक काम कर, कल जो तू ऑडिट रिपोर्ट देने वाला है ना, उसमें ये लिख के देना कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। हन्नी कह रहा है ये कैसे डिमांड है और ये मैं कैसे लिख के दे पाऊंगा, ये नहीं लिख के दे पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। कह रही अच्छा
अभी थोड़ी देर पहले तो तू चांद तारे तोड़ देंगे, जान दे देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अब मैंने जब इतनी छोटी सी चीज़ मांगी तो तुझसे वो नहीं दी जा रही। काहे का प्यार, काहे की यारी दोस्ती, झूठे हैं वो सारे प्यार के वादे कसमें, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हन्नी कह रहा है यार एक बात बता, अगर मैं तेरे कहने से लिख भी दूँ, सपोज़ कि मैंने लिख दिया, तो मेरे पास कोई एविडेंस तो है ही नहीं, मेरे पास कोई सबूत तो है ही नहीं। कल को मैनेजमेंट टीवी पे आएगी और बोलेगी कि बताओ इन्होंने कहाँ गलती निकाली है, मेरे को सबूत दिखाओ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वो 1 मिनट में मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं, डिग्री और जाएगी अलग से। अरे ये सब मुझे नहीं पता। तुम अगर मुझसे ये वादा कर सकते हो कि तुम उनकी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख के दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो कल मेरे पास फ़ोन करना, वरना हम दोनों का ब्रेकअप। इतना कह के मैडम ने रख दिया फ़ोन, काट दिया, फ़ोन काट दिया, हन्नी का नहीं काट दिया फ़ोन काट दिया। तो अब हन्नी बड़ी दुविधा में, धर्म संकट में फंस गया बेचारा कि करे तो क्या करे, क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। क्या करेगा? जब ऐसे धर्म संकट में लड़का फंसता है तो वो सबसे पहले अपनी फेवरेट जगह पर जाता है सॉल्यूशन ढूंढने, दारू के ठेके पे। तो हन्नी गया दारू के ठेके पे, हाथ पैर जोड़ दिए थे उसने कि बेबी मान जाओ, पर वो मान नहीं रही, उसने फ़ोन रख दिया। तो अब उसके पास कोई और रास्ता बचा नहीं, तो अब वो बैठा है ठेके पे, दारू की बोतल खुलवाए जा रहा है। सोच के तो गया था कि लिटिल ले लेंगे, पर वो लिटिल से काम हुआ नहीं। फिर टाइम निकलता गया, घड़ी घूमती गई, 4 बज गए भाई सुबह के, और वो अभी भी लगा ही हुआ है। 4 बजे उसको एक आइडिया आता है, कह रहा है यार नौकरी तो मैं जाने दूंगा नहीं, और लड़के भी नहीं जाने दूंगा, बहुत मुश्किल से मिली है। तो अगर मैं अपनी चेकिंग बढ़ा दूँ, अगर मैं बहुत डिटेल्ड चेकिंग कर दूँ, तो हो सकता है कुछ ना कुछ गलती निकल आए, और अगर गलती निकल आएगी तो उसके बेसिस पे मैं बोल दूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं, तो लड़की भी रुक जाएगी और पंडित जी भी मुझसे इतना खुश हो जाएंगे कि आज के बाद बड़े क्लाइंट्स की ऑडिट मुझे ही देंगे, तो अपना नाम भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। कह रही ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो वो इतना खुश हुआ कि दारू की बोतल जो आधी थी उसके हाथ में उठाई, सीधा गाड़ी में बैठा, 180 की स्पीड पे सीधा कंपनी में पहुंचा, सारी रेड लाइट तोड़ते हुए चला। ठेके से था, सीधा कंपनी के गेट पर जाकर रुका है, 180 की स्पीड पे चला रहा था। सुबह 4 बजे थे, सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, सो रहा था। रहे खड़ा हो, क्या कर रहा है तू, ये सोने की जगह है? वो उठा, कह रहा साहब जी क्या हो गया? कह रहा सोने की जगह है, देख दिन निकल आया, चल अंदर चल, फाइल्स निकाल के दे मेरे को। कह रहा साहब सुबह के 4 बजे। कह रहा जुबान लड़ा था मेरे से, नौकरी प्यारी नहीं है तेरे को? कह रहा नहीं साहब मैं अभी भी फाइल्स लेके आता। तो वो बेचारा सारी फाइल्स ला के इसको देता है, और हन्नी अब शुरू करता है ऑडिट, कि आज ऑडिट तेरा भाई करेगा। तो अब वो अपनी पूरी दिन रात मेहनत करके डिटेल में ऑडिट करता है, और हन्नी को मिल जाता है फ्रॉड। सही है। यहाँ पे इस कहानी को एक बारी विराम देते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। देखो, अगर ऐसी क्वालिटीज़ एक ऑडिटर में होंगी तो क्या लगता है ICI कितने दिन चलेगा? कि लड़का सारी बातें शेयर कर रहा है अपनी मैडम को, हाथ पैर जोड़ रहा है, तेरे लिए कुछ भी करेंगे, फिर आइडिया निकाल रहा है कि उसकी बात मैं कैसे मानूं, 180 की स्पीड में गाड़ियाँ चला रहा है, लोगों को जाके धमका रहा है। अगर ऐसी बातें होंगी तो तुम्हें क्या लगता है न्यूज़ में क्या आएगा? कि CAs ने मचा रखी है देश में दहशत, देखिए CAs के कारनामे। वो ये नहीं बोलेंगे कि हन्नी ने करा। चैन से सोना है तो जाग जाइए, देखिए देश का CA क्या कर रहा है, तो उनकी फर्म तो डूबेगी। ICI का और बंटाधार कर देंगे ये लोग। तो ICI ने स्ट्रिक्टली अपने कोड ऑफ एथिक्स में लिख दिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एक आदमी में होने चाहिए। इनसे बिल्कुल उलट कि एक आदमी को हमेशा, एक प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, देखो, द कोड एस्टैब्लिशेस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स विच इंक्लूड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कि वो अपना काम करे अच्छे से, उसको सारी नॉलेज हो, सच बोले, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी रखे, ऐसे डेटा को शेयर ना करे, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखे कि किसी के कुछ कहने से अपना डिसीजन ना बदल दे, और अपने बिहेवियर को प्रोफेशनल रखे। एटलीस्ट ये 5 चीज़ें तो एक आदमी करे ही, उसमें बेसिक क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए। ये ICI के CA एक्ट में कोड ने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। बात समझ में आई? सही है। अब ये सब चल ही रहा था, फ्रॉड निकला, तो
हनी एक्साइटेड होके गया पंडित जी के पास बताने की, पंडित जी मैंने एक बहुत ही बढ़िया फ्रॉड पकड़ा है। और उसने पूरी कहानी बताई। पंडित जी अपना माथा पकड़ के बैठे, कह रहे भाई तू कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, तूने सारा डेटा उसको दे दिया और वो क्यों तरफ से कह रही है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गलत साइन करके दे, कुछ तो लोचा है यहाँ पे। तो पंडित जी ने पूरी बात का पता लगाया कि भैया सारा डेटा इसने उसको दिया था और उसने जाके अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को दे दिया। ठीक है, पंडित जी माथा पकड़ के बैठे हैं कि इसने कैसी ऐसी हरकतें की हैं। सुबह 4 बजे जाके सिक्योरिटी गार्ड को डांटा है और हाथ पैर जोड़ा लड़की के सामने कि नहीं जो तू बोलेगी मैं वो करूँगा। इसने रास्ता भी निकाल लिया, फ्रॉड तो निकाल लिया, लेकिन इतनी उल्टी सीधी हरकतें करी, ये तो लड़का मेरी फर्म बंद करवाएगा। पंडित जी सर पकड़ के बैठे हैं। अब हनी चला जाता है वहाँ से, पंडित जी बैठे हैं कि क्या करूँ मैं इस लड़के का। इतने में आता है जफ़र भाई, कह रहे आओ जफ़र भाई, क्या हाल है बताओ। कह रहा पंडित जी मेरे हाल तो बहुत बढ़िया, आप क्यों माथा पकड़ के बैठे हो, आप मुझे बताओ, आपके हालात मेरे को सही नहीं लग रहे। तो भाई पंडित जी ने पूरी कहानी सुनाई कि देखो हन्नी ने ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी फर्म ही ना बंद हो जाए 4 दिनों में अगर ऐसी हरकतें चलती रही तो जफ़र भाई कहते हैं अरे क्यों चिंता कर रहे हो पंडित जी, मैं आपको बढ़िया क्लाइंट्स ला के दूँगा। उसने ऐसी हरकतें करी ना, लेकिन आपको मेरे पे तो भरोसा है। कह रहे हाँ जफ़र भाई बिल्कुल आप पे ही तो भरोसा है, आपके नाम से तो फर्म, आपके काम से ही तो फर्म आगे जाएगी। और किन पे भरोसा करूँ बताओ, चूचे पे भरोसा करूँ मैं, किस पे भरोसा करूँ, कोई बचा ही नहीं फर्म में भरोसा करने लायक। कह रहे पंडित जी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक बढ़िया क्लाइंट ढूंढ के लाता हूँ। मेरी नज़र में है एक क्लाइंट जो बहुत ही पैसे वाला है, बहुत ही फैला हुआ कारोबार हो सकता। तो पंडित जी कह रहे ठीक है जफ़र भाई, आप पे भरोसा करके भेज रहा हूँ, आप ढूंढो यार करो कुछ। एक अच्छा क्लाइंट मिला था, उसने इसके साथ ऐसी तैसी कर दी। तो जफ़र भाई सोचते हैं कि हाँ भैया मैंने बोल तो दिया पंडित जी को, अब क्या करे बड़ा क्लाइंट कहाँ से लाए। तो जफ़र भाई के माइंड में एक आइडिया आया कि हम कांटेक्ट करेंगे भोली को, भोली पंजाबन, यू मस्ट रिमेंबर हर। तो पैसा तो बहुत था उसके पास, धंधा भी बहुत फैला हुआ था। तो भाई हमारे जफ़र भाई गए भोली पंजाबन के पास, लाओ तुम्हें अब भोली पंजाबन की कहानी सुनाते हैं। अब जितने लोगों ने फुकरे देखी तो उनको पता ही है कि भोली पंजाबन की रेपुटेशन कैसी थी। उसका बस नाम ही भोली था, वो थी नहीं भोली। करती क्या थी, स्मगलिंग का धंधा, ड्रग्स बेचने का धंधा, हफ्ता वसूली, ये सारे काम वो करती थी। अब जफ़र भाई पहुंचते हैं भोली के पास इसी उम्मीद में कि शायद उनको ऑडिटर्स की ज़रूरत हो, तो मैं इस बार उनको कन्विंस करूँगा कि हमसे ऑडिट कराओ, हम बहुत बढ़िया ऑडिट करके देंगे। ऑफिस में घुसे, भोली पैर पे पैर रख के बैठी थी टेबल पे, कह रही हाँ ओए कौन है तू, अंदर कैसे घुस आया। कह रहा जी भोली जी मैं सीए जफ़र, और मैं सोच रहा था कि हम नए क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं और आपको भी शायद ऑडिट की ज़रूरत हो, आपका इतना अच्छा कारोबार है, इतने पैसे हैं आपके पास, तो कोई भी काम हो आपके पास, चाहे वो टैक्स बचवाने का हो, चाहे वो रिटर्न भरवाने का हो, चाहे वो ऑडिट कराने का हो, तो हम सारे काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं, आपको हमारे काम में कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो फिर जफ़र उसको समझाने लगा कि देखो भोली जी ऑडिट क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। करिए हो कल की पैदा लग रही है मैं तेरे को, सब पता है मेरे को, और ऑडिट कराते हैं हम हर साल, ऐसा नहीं कि ऑडिट कराते नहीं, मेरे को ये मत समझा कि ऑडिट क्या होता है। और हाँ तेरी किस्मत अच्छी है, इस बार हम नया ऑडिटर ढूंढ ही रहे थे कि तू खुद आ गया, बहुत बढ़िया, चलो। जफ़र खुश होता है, कह रहा वाह यहाँ तो किस्मत चमक गई। तो वो मंगाती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बॉडीगार्ड से, कह के कि जा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आ प्रिंटर में से वो 4-5 पन्ने लेके आता है, इसके सामने रखती है, कह रही ले कर दे साइन, बढ़िया ले, पेन नहीं है तो पेन ले। कह रहा भोली जी हम साइन कर देंगे, चेक भी कर देंगे, बड़ी थोड़ी फीस वीस की बात कर लें। अरे फीस की क्यों चिंता करता है, पूरे 150 रुपये दूंगी मैं तेरे को, आराम से अपना ऑटो में बैठ के जाइए, छोले भटूरे खाइए लाली के पापा की दुकान पे, और फिर पंडित जी के पास पहुँचिए, कोल्ड ड्रिंक पी के पूरे 150 रुपये। कह रहा अरे भोली जी 150 रुपये, हम 4 लोग ऑडिट करने आएंगे, हमारे नीचे टीम है, हम बहुत दिनों तक बैठ के ऑडिट करेंगे, एक एक एंट्री आपकी ढंग से चेक करेंगे, हम देखेंगे कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तेरी वो ये सब नहीं कराना मेरे को, ऑडिट चेकिंग वेकिंग करने को किसने कहा तेरे को, ज़्यादा शाना बनता है, साइन कर और जा। चेक करने के बाद भी तू क्या करेगा, साइन ही करेगा ना कि सब सही है, मैं बता रही हूँ को सब सही है, तो चल साइन कर और जा। कह रहा नहीं भोली जी ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। बॉडीगार्ड कहता है सुन भाई, हो चल गोजे 150 रुपये भी मैडम ने बोल दिया क्योंकि मैडम का मूड अच्छा आज, ना तो इतने भी ना दिया करती, साइन कर दे और गोली वाले करा, ना घनी देर ना बैठा करती मैडम। अब जफ़र सोच रहा है कि भाई मैं तो बुरा फंसा।
अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता? तो जफर दिमाग लगा रहा है कि क्या करें क्या करें। कह रहा अरे भोली जी एक बात बताओ, आपको पता है ना कि आप जो काम करते हो वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखा सकते हो। आपका काम तो इलीगल है, हफ्ता वसूली तो नहीं डाल सकते आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ही कैसे रहे हो? आप तो इलीगल काम करते हो ना। तो कह रही हाँ सब पता है मेरे को, सारी इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, लेकिन हम मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं। सारा काला धन अपन वाइट करा देते हैं और उसी वाइट पैसे की हम ऑडिट कराते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो तू साइन कर और जा, ज़्यादा दिमाग मत लगा। कह रहा यार यहाँ भी बात नहीं बनी। तो कह रहा कि भोली जी आप एक काम करो, मैं अपना ना पेन भुलाया, बढ़िया वाला पेन है मेरे पास, मैं एक बार पंडित जी के पास जाके अपना पेन लेके आता हूँ, अभी साइन करके फिर चला जाऊँगा आपके पास से। क्या 150 रुपये भी मत देना, आप चिंता मत करो, मैं अभी एक बारी बस पेन लेके आया। कह रही ओ पागल समझता मेरे को, साइन करके जाएगा तो यहाँ से, और ज़्यादा नखरे करे ना तो पिछले वाला ऑडिटर भी तो पिछले वाला ऑडिटर भी हमारा ज़्यादा नखरे कर रहा था एक दिन, उसके बाद से मिसिंग है। बाहर पोस्टर नहीं देखे तूने उसके, मिसिंग। तो तू देख ले कि तेरे को क्या करना है, मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही, तेरे को साइन करना है तो कर, बाकी फिर पिछले वाले ऑडिटर हमारे आज तक मिसिंग है, वो भी जिस दिन नखरे कर रहे थे तब से मिले ही नहीं किसी को, तो तेरी मर्जी। अब जफ़र भाई बुरे फंसे यहाँ पे, तो उन्होंने सोचा कि यार साइन करके ही जाना पड़ेगा, तो उन्होंने साइन करे और गए पंडित जी के पास वापस। अब देखो ऐसी हरकतें होंगी तो सबको पता चल ही जाती है, बातें अंदर की बातें तो रहती ही नहीं है कि भैया इस बार भोली पंजाबन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किसने साइन करे, फुकरे एंड कंपनी ने, जफ़र भाई ने साइन करे। तो ऐसे ही बात मार्केट में उड़ते उड़ते ICI के प्रेसिडेंट साहब के कानों तक पहुंची। फिर उन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी तो फिर उनको हन्नी वाली बात भी पता चली। प्रेसिडेंट साहब का तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी से बात करनी पड़ेगी, ये कर क्या रहा आदमी, या अपनी फर्म तो डुबाएगा ही डुबाएगा, हमारे इंस्टीट्यूट को ही डुबो के मानेगा ये तो प्रेसिडेंट साहब पहुंचे पंडित जी के पास। पंडित जी अपने दोनों हाथे पकड़ के बैठे थे इस तरह से कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। प्रेसिडेंट साहब आए, कह रहे पंडित जी अंदर आ जाए, आपकी इजाज़त हो तो। पंडित जी ने देखा, कह रहे अरे साहब आप मालिक यहाँ पाइए, आप कहाँ हमसे इजाज़त ले रहे हैं। कह रहे नहीं, जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं हमें लग रहा है इंस्टीट्यूट तो आप बंद करवा ही देंगे, सड़क पे आ ही जाऊँगा मैं, तो इजाज़त ले लूँ आज से ही। कह रहे नहीं साहब मालिक कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मेरे कुछ दिन ही बुरे चल रहे हैं और मैं क्या ही बताऊँ बस आपको। कह रहे जी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सब पता लगा के आया हूँ मैं कि जो तुम्हारी फर्म में जितने कांड हो रहे हैं ना, कि लड़का कुछ भी बता दे रहा है सबको, दारू पी के गाड़ी चला रहा है, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करके आया भोली पंजाबन की, ये सब पता लग रहा है मेरे को। कह रहे पंडित जी बताओ साहब मैं क्या करूँ, आपको पता ही लग गया, अब ये देखो कैसी कैसी हरकतें करके आ रहे हैं। कह रहे क्या, मेरे को कोई मतलब नहीं कि उसने क्या करा या जफ़र ने क्या करा, फर्म किसकी है, ICI के रिकॉर्ड में फर्म किसके नाम से रजिस्टर है, तुम्हारे नाम से, तो सारी जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारी बनती है। कह रहे साहब, पंडित जी कह रहे कि साहब ये तो जिम्मेदारी तो मैं ले लूँ, पर आप मेरे को बताओ ना कि मैं क्या ही कर सकता था, मतलब वो आदमी गया ऑडिट करने, अब वो थोड़ी ना मेरे को बता रहा है कि मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, या फिर ये थोड़ी ना मेरे को बता के गया कि मैं भोली पंजाबन के पास जाऊँगा, मैं इसको पहले ही मना कर देता। मैंने तो उसको कहा था कि हाँ विश्वास करके कि भाई तू चला जा, बढ़िया क्लाइंट देख ला, और ये पहुंचा भोली पंजाबन के पास। उसके बाद ये लड़का साइन करके आया, इससे बहाने भी नहीं बनाएगा कि मेरे हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, जो भी एटसेट्रा, ये साइन करके ही आया, पूरे ऑडिट कंप्लीट करके आया, देख लो। तो अब प्रेसिडेंट साहब ने फिर कहा कि भाई मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें अपनी फर्म की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मुझे मत सुनाओ, मेरे सामने बच्चों की तरह मत रहो कि उसने मेरी पेंसिल छीन ली, उसने मेरा रबड़ छीन लिया, ये सब मैं सुनने नहीं आया। CA बन चुके हो तुम, पार्टनर हो फर्म के, तो सारी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी तुम्हारे काम की। तो पंडित जी कह रहे कि साहब आप ही कोई रास्ता बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप कोई रास्ता बताओ, ये तो फुकरे हैं, ये तो ऐसी कोई और हरकत करेंगे दोबारा, मेरे को पता है। तो जो 2 लोग जिनको मैं समझदार समझता था उन्होंने ही ऐसी हरकतें करी, अब ये बाकी के 2 बचे हैं, ये भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे। तो अब प्रेसिडेंट साहब ने समझाना शुरू किया, और देखो जिसने कहानियाँ सुन रखी थी, यहाँ से अब हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, और अब तुम देखना कि सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। मेरे बाल क्यों ख़राब हो रहे हैं बार बार, ओहो चलो कोई बात नहीं। सुनो,
अब प्रेसिडेंट साहब ने समझाने लगे। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताई कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम हो फर्म के सीईओ, तुम हो फर्म के मैनेजिंग पार्टनर, तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसको बोल रहे हैं? पंडित जी को। ठीक है, पंडित जी कह रहे क्या कर सकता हूँ साहब मैं? कह रहे भाई पहली बात तो ये कि सही एम्प्लॉइज लेके आओ फर्म में। रिपीट आफ्टर मी, और मैं जैसे एक्शंस कर रहा हूँ वैसे करो। क्या बोले? पहली बात कि सही एम्प्लॉइज लेके आओ फर्म में। सही एम्प्लॉइज आएंगे तब जाके कुछ बात बनेगी। दूसरा, सही क्लाइंट्स लेके आओ फर्म में। ऐसे नहीं कि किसी के पास चलेगा, जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसके पास चलेगा। सही एम्प्लॉइज लेके आओ, सही क्लाइंट्स लेके आओ। ये सही एम्प्लॉइज लाने की, सही क्लाइंट्स लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कह रहा ठीक है साहब, और कुछ? कह रहा हाँ, सही एम्प्लॉइज ले भी आओगे तो वो रुकेंगे कब? तुम मुझे बताओ कि कब रुकोगे तुम एक फर्म में, कब रुकना चाहोगे तुम एक कंपनी में? जब वो तुम्हें अच्छे पैसे देगी, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से देगी, अच्छा बोनस देगी, तुम्हारी वेलबींग का ध्यान रखेगी। ऐसा नहीं कि उनको लगे कि भाई सारा ही तुम्हारे 24 घंटे उन्होंने खरीद लिया है, तुम्हारी आत्मा खरीद लिया है 50,000 के बदले। तुमको टाइम देगी, छुट्टियां देगी, तुम्हारी प्रॉपर वेलबींग का ध्यान रखेगी, तुम्हारे लिए और फैसिलिटीज़ देगी, तुम्हें अच्छा एनवायरनमेंट देगी, अच्छा कल्चर देगी। इस तरह की चीज़ें होंगी तब जाके तुम एक फर्म में रुकोगे ना। तो अच्छे एम्प्लॉइज़ लेके आओ, अच्छे क्लाइंट्स लेके आओ। और अच्छे एम्प्लॉइज़ रुकेंगे कब? अच्छे एम्प्लॉइज़ रुकेंगे कब? जब तुम अच्छी एचआर पॉलिसीज बनाओगे। बात समझ में आई? ये देखो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबसे पहले तो अच्छे एम्प्लॉइज़ लेके आओ, अच्छे क्लाइंट लेके आओ। कब रुकेंगे अच्छे एम्प्लॉइज़? जब अच्छी एचआर पॉलिसीज बनाओगे। बात समझ में आ रही है? कह रहे पंडित जी हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और हम ऐसा ही करेंगे, हम अच्छे एम्प्लॉइज़ लेके आएंगे, अच्छे क्लाइंट्स लेके आएंगे। और कुछ भी? कह रहे हाँ, अच्छे एम्प्लॉइज़ ले आए, अच्छे क्लाइंट्स ले आए। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो भाई? ऑडिट कराओ। क्लाइंट्स भी आ गए, एम्प्लॉइज़ भी आ गए, ऑडिट कराओ। ठीक है, तो अब जब तुम ऑडिट कराओगे तो उस ऑडिट को रिव्यू कराओगे, चेक कराओगे कि तुमने ऑडिट सही से करी है कि नहीं करी, या तुम्हारे नीचे जिस भी पार्टनर ने, तुम्हारे नीचे जिस भी एम्प्लॉई ने वो ऑडिट करी है वो अच्छे से करी है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करी है कि नहीं, सब कुछ कंप्लाई किया है कि नहीं किया। बात समझ में आ रही है? क्या क्या लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? तुम्हारी है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम हो फर्म के सीईओ, मैनेजिंग पार्टनर, तो तुम्हारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या करना है तुम्हें? अच्छे एम्प्लॉइज लाने हैं, अच्छे क्लाइंट लाने हैं। अच्छे एम्प्लॉइज रुकेंगे कब? जब तुम अच्छी एचआर पॉलिसीज बनाओगे। अब अच्छे एम्प्लॉइज भी आ गए, अच्छे क्लाइंट्स भी आ गए, ऑडिट कराओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ऑडिट कराओ। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का रिव्यू भी कराना, यानी कि ऑडिट को रिव्यू करवाना कि तुमने अपनी ऑडिट अच्छे से करी है कि नहीं करी। कह रहे हाँ जी पंडित जी, कह रहे हैं बिल्कुल साहब, हम अपनी हर एक ऑडिट को रिव्यू कराएंगे, बल्कि मैं खुद पर्सनली इनकी सारी ऑडिट्स रिव्यू करूंगा। इन पे तो एक रत्ती भर का भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, सारी ऑडिट्स रिव्यू होनी चाहिए। और जब तुमने सारी पॉलिसीज बना दी कि अच्छे एम्प्लॉइज कैसे लाने हैं, अच्छे क्लाइंट्स कैसे ऑनबोर्ड करने हैं, एचआर पॉलिसीज बना दी, परफॉर्मेंसेस का रिव्यू भी कर रहे हो, तो मॉनिटर करते रहना कि ये जो सारी पॉलिसीज हैं ये इम्प्लीमेंट होती रहे, मेंटेन रहे तुम्हारी फर्म में। ऐसा ना हो कि आज 4 दिन तो तुमने करा और फिर कल को फिर तुम उसी बात पे आ गए कि भैया कुछ नहीं चल रहा फर्म में, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे लोग। मॉनिटर करते रहना। बात समझ में आई? क्या क्या हमने बोला? सबसे पहले तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पंडित जी की। क्या? कि अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ, अच्छे क्लाइंट्स लेके आओ। अच्छे एम्प्लॉइज रुकेंगे कब? जब अच्छी एचआर पॉलिसीज होंगी। एम्प्लॉइज भी आ गए, क्लाइंट्स भी आ गए, मुंह क्या देख रहे हो? ऑडिट कराओ। ऑडिट कराओ, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का रिव्यू कराना। सारी ऑडिट्स रिव्यू होके जाने चाहिए। पंडित जी कह रहे साहब बिल्कुल। और ध्यान रखना, मॉनिटर करते रहना कि ये जो सारी पॉलिसीज तुमने बनाई है एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग, क्लाइंट्स के रिगार्डिंग, एचआर पॉलिसीज, मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, ये सब फर्म में काम में ली जा रही हैं, मेंटेन करी जा रही हैं। ऐसा नहीं कि तुमने डिजाइन कर दिया और उसके बाद सब भूल गए। बात समझ में आई? लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक लास्ट बार रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पंडित जी की। फर्म के मैनेजिंग पार्टनर सीईओ की। क्या लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की? अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ, अच्छे क्लाइंट लेके आओ। अच्छे एम्प्लॉइज रुकेंगे कब? जब आप अच्छी एचआर पॉलिसीज बनाओगे। क्लाइंट्स भी आ गए, एम्प्लॉइज भी आ गए, शक्ल क्या देख रहे हो? ऑडिट कराओ। ऑडिट कराओगे तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू भी कराना। हर एक ऑडिट रिव्यू करके हर एक ऑडिट रिव्यू करके जाएगी। एंड लास्ट में आप देखना, मॉनिटर करते रहना कि ये जो सारी पॉलिसीज आपने बनाई हैं ये सभी अच्छे से काम कर रही है ना, लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि भूल गए। बात समझ में आई? ये 6 पॉइंट्स में आपका SQC 1
कवर हो जाता है साहब पूरा। अब पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका, और बहुत अच्छे से हर एक चीज़ मैं आपको याद कर रहा हूँ। तो देखो, जब प्रेसिडेंट साहब डांटने आए थे तो उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी। सबसे पहले तो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर बनाओ। उससे भी पहले उन्होंने क्या बात बताई थी कि भैया तुम हो फर्म के CEO और मैनेजिंग पार्टनर, तुम्हारी रहेगी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब तुम्हें करना क्या है, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनाने हैं कि तुम एक ऐसा कल्चर बनाओ जिससे लोग रिकॉग्नाइज करें कि भैया हमारी फर्म में क्वालिटी बहुत एसेंशियल है। बात समझ में आई? कैसे बनाओगे ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर, कैसे बनाओगे ऐसा कल्चर? तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तुम्हारी फर्म की लीडरशिप को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले, जिससे लोगों को समझ में आए कि भैया तुम हाई क्वालिटी वर्क को रिकॉग्नाइज करते हो। एग्जाम्पल कैसे सेट किया जाता है, ये देखो हमारे EY में सर्टिफिकेट दिए जाते थे, रिकॉग्नाइज्ड एज क्लाइंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर ये ट्रॉफीज दी जाती थी आई एम एक्सेप्शनल करके। ठीक है, तो ऐसा कल्चर बनाओ जिससे रिकॉग्नाइज हो लोगों को कि भैया क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करो जिससे लोगों को समझ में आए कि भैया तुम क्वालिटी को वैल्यू करते हो, तुम्हारे लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्वालिटी पैरामाउंट है और नॉन नेगोशिएबल। क्वालिटी के साथ तुम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। सही है। अब पार्टनर साहब बोले, प्रेसिडेंट साहब बोले कि मुझे पता है कि भाई तू ये खुद तो करेगा नहीं, फिर किसी बंदे को देगा पॉलिसी प्रोसीजर बनाने का काम भी, तो ऐसे बंदे को देना पॉलिसी प्रोसीजर बनाने का, जिसके पास सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो, जो इस काबिल हो, जिसके पास नेसेसरी अथॉरिटी हो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की। बात समझ में आई? ठीक है। अब जब वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएगा तो उसमें 3 बातों का खास ख्याल रखना। क्या क्या साहब? सबसे पहला कि कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा पैसे दे रहा है हम उसकी अच्छे से ऑडिट करेंगे, जो कम पैसे दे रहा है हम उसकी ऑडिट को ऐसे निपटा देंगे। कमर्शियल कंसिडरेशंस शुड नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क। पहले क्वालिटी आती है, बाद में कमर्शियल कंसिडरेशन। तुम्हारे पास पैसा ही, तुम्हारे पास लोग ही नहीं ऑडिट करने के लिए, क्लाइंट पैसा फेंक रहा है, तुम उठा रहे हो, कह रहा भाई साहब मैं गिरे हुए पैसे भी उठाता, आप मेरे को बताओ, हम आपका सारा काम करेंगे। तो ऐसा नहीं करने का। कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क। फिर तुम्हें अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, ऑडिट करने कौन वाला है? एम्प्लॉइज़ करने वाले, उनके लिए भी पॉलिसी प्रोसीजर बनानी है। किस चीज़ के लिए? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तुम उनकी कैसे करोगे, किस तरह का कॉम्पनसेशन दोगे, कितना उनको प्रमोशन दोगे, और सब इस तरह से डिज़ाइन करना जिससे पता चले कि भैया जो अच्छा काम करता है उसको ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। यानी कि दीज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट योर कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड यू शुड डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि भैया तुमने उनको स्पीच तो बहुत बढ़िया दे दी कि भैया क्वालिटी से काम करना एटसेट्रा एटसेट्रा, और लैपटॉप उनका चल नहीं रहा है, 2 बटन दबा रहे हैं, फिर देख रहे हैं भैया कब आगे मूव होगा एक्सेल। तो जैसे फरहान के पापा थे, उनने फरहान को कहा था कि भैया मैंने खुद कार नहीं ली लेकिन तेरे कमरे में AC लगवाया ताकि तू अच्छे से काम कर सके, बड़ा इंजीनियर बन सके, कंफर्टेबली सो सके, तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। अपनी हैसियत से ज़्यादा को उन्होंने उसको लैपटॉप खरीद के दिया। ये क्या कर रहे थे फरहान के पापा? ये रिसोर्सेज डिवोट कर रहे थे ताकि उसका बच्चा अच्छे से काम कर सके। इसीलिए इसी तरह से आपको भी अपने फर्म में अच्छे रिसोर्सेज डिवोट करने हैं ताकि उनको समझ में आए कि नहीं भैया हमारे पार्टनर सिर्फ कह के नहीं रहे, सच में भी उनके लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो इतना खर्चा कर रहे हैं। अपना ग्लास कैबिन बनवाने से पहले अपने एम्प्लॉइज़ के लैपटॉप अच्छे एक्सचेंज करा के देना। बात समझ में आई? ये हैं साहब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पंडित जी को सुनाया इन्होंने कि ये है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की आपको पॉलिसी प्रोसीजर बनाने हैं, और पॉलिसी प्रोसीजर बनाते टाइम आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। फिर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ, अच्छे क्लाइंट लेके आओ, अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ। अच्छे एम्प्लॉइज का क्या मतलब है? ऐसे एम्प्लॉइज जो 2 चीज़ों का ध्यान रखें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का और इंडिपेंडेंस का। किन 2 चीज़ों का? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का और इंडिपेंडेंस का। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? यही वाले साहब, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आप कैसे एम्फसाइज करोगे? अपने खुद के एक्शन से, इनके बारे में अवेयरनेस फैला के कि साहब आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक नहीं करना है, आपको ये सारी बातें हमें बतानी है, मॉनिटर करके, और अगर किसी बंदे ने नॉन कंप्लायंस किया है तो उससे डील करने के लिए भी आपके पास एक प्रोसेस होनी चाहिए।
अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे तो एम्फेसाइज किया जाएगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि भैया हमें फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है। फिर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स के बाद इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में भी समझाया था कि भैया इंडिपेंडेंस का मतलब ही क्या होता है। इंडिपेंडेंस से ही तो ट्रस्ट आता है। ऑडिट का मेन पर्पज ही क्या था, ऑडिट जन्म ही किस लिए हुआ था ऑडिट का, ताकि ट्रस्ट इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। सही है, तो आपको इंडिपेंडेंस को भी ऑब्जर्व करते रहना कि भैया सारे लोग इंडिपेंडेंट है या नहीं। ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज द फाउंडिंग रिक्वायरमेंट। बात समझ में आई? या आप कैसे देखोगे, आप अपने लोगों को बताओगे, आपके नीचे जो भी 10 लोग काम कर रहे हैं, ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये लोग पार्टनर्स हैं, और इन सभी पार्टनर्स के नीचे, हन्नी के नीचे, चूचे के नीचे, लाली के नीचे और जफर के नीचे पूरी टीम काम करती है 10-10 लोगों की। तो आपको इन सभी को बताना है कि भैया इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आई? आप अपनी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स लोगों को बताओगे, आप देखोगे कि क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं जिससे कि आपकी इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट क्रिएट हो सकता है। और अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं तो आप 3 तरह के एक्शन ले सकते हो, एलिमिनेट, रिड्यूस या विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। एलिमिनेट, रिड्यूस या विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। एलिमिनेट, रिड्यूस या विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। और आपकी फर्म में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो आपके एंगेजमेंट पार्टनर हैं वो लोगों को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें, और जो आपकी फर्म के लोग हैं वो भी एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में अवेयर करा सकें जिससे भी थ्रेट क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं ऑडिट पे जा रहे हैं, एंगेजमेंट पार्टनर रोज रोज नहीं जाता, लेकिन अब एक बंदा देख रहा है कि दूसरा बंदा क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर हो रहा है, ज़्यादा ही बातचीत कर रहा है, रोज़ बाहर घूमने जा रहा है और घंटों घंटों उसी के साथ बैठा रहता है। तो यानी कि इन दोनों की सेटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा तगड़ी। अब क्लाइंट कल को इससे फेवर मांगेगा, कोई गलती छुपाने को कहेगा तो हो सकता है कि ये छुपा दे। ये बंदा रिपोर्ट करना चाहता है पार्टनर को कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, इन दोनों के रिश्ते हो गए, इन दोनों की अब घर की बात हो गई है, तो देख लो कि क्या हमारी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है क्या। तो इसके पास भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि बता सके। फॉर एग्जाम्पल एक अनोनिमस हॉटलाइन नंबर, जिसमें इसको अपना नाम ना बताना पड़े, नंबर ना बताना पड़े, जिसमें सिर्फ ये बता सके कि भैया आप चेक कर लो कि जो फलाना एम्प्लॉय है उस फलाने क्लाइंट के साथ इसके कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिलेशन लग रहे हैं मुझे, तो क्या इससे हमारी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है क्या नहीं। बात समझ में आई? कोई भी ब्रीच हुआ इंडिपेंडेंस का, दैट शुड बी प्रॉम्प्टली नोटिफाइड, जल्दी से जल्दी उसको नोटिफाई कराना चाहिए। और एटलीस्ट एनुअली, साल में एक बार तो सभी एम्प्लॉयज से रिटर्न कन्फर्मेशन ले लेनी चाहिए कि भैया वो सारी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड पॉलिसी का कंप्लायंस कर रहे हैं। जब हम ईवाई में जाते थे तो पहुंचते ही, चाहे आप आर्टिकल भी हो, मैं भी गया था ना, तो मेरे को 25-26 पेज का एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसमें मेरे को सब कुछ बताना था कि क्या मैंने किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, क्या मेरा कोई रिलेटिव पार्टनर एम्प्लॉय डायरेक्टर है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितनी भी चीज़ें थी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड उन्होंने मेरे सब चीज़ों पर साइन कराया था। तो आपको एटलीस्ट एनुअली तो एक कंफर्मेशन लेनी ही है कि आप अभी भी इंडिपेंडेंट हो ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके किसी रिलेटिव ने शेयर्स खरीद लिए या फिर आपका रिलेटिव कोई किसी बड़ी पोजीशन पे आ गया जिससे कि आपकी इंडिपेंडेंस हर्ट हो सकती है। बात समझ में आई? SQC1 फेमिलियरिटी थ्रेट पे तो एक स्पेशल एम्फेसिस डालते हैं। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है कि भैया जब क्लाइंट और ऑडिटर बहुत टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं, ऑडिटर को 5-6 साल हो चुके हैं काम करते करते क्लाइंट के पास, और अब उसको लगता है कि भैया घर की ही बात है, क्लाइंट के साथ वो बातचीत करता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, तो अब कल को क्लाइंट कोई फेवर मांगेगा तो हो सकता है ऑडिटर अपने पर्सनल रिलेशंस के चलते उसको मना ना कर पाए। हो सकता है वो क्लाइंट के साथ बाहर 5 स्टार में बहुत बार जा चुका हो, हॉस्पिटैलिटी गिफ्ट्स उसने कुछ रिसीव कर रहे हो, और कल को कोई फेवर क्लाइंट मांगेगा तो वो शायद मना नहीं कर पाएगा। SQC1 बहुत स्पेशल एम्फेसिस डालता है फेमिलियरिटी थ्रेट पे। तो आपको देखना चाहिए कि जो भी एंगेजमेंट है, कि आप रिलायंस के एंगेजमेंट कर रहे हो या फिर आप कोई छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एंगेजमेंट कर रहे हो, आपकी एंगेजमेंट किस तरह की है और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व है। रिलायंस में तो करोड़ों शेयर होल्डर हैं, लाखों शेयर होल्डर हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। वही कोई छोटी सी कंपनी है, छोटी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इतना इन्वॉल्व नहीं है। उसके हिसाब से आपको सेफ गार्ड्स लगाने। आप देखोगे पहले कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट कैसा है,
पब्लिक इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व है, और सीनियर पार्टनर जो है आपका, सीनियर पर्सन जो है आपकी फर्म का, उसको वहाँ जाते जाते कितना वक्त हो गया, और उसके हिसाब से आप सेफ गार्ड लगाओगे। सेफ गार्ड किस तरह के हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, या तो आप उस पार्टनर को चेंज कर दोगे, भैया तू इस ऑडिट पे नहीं इस ऑडिट पे जा, रोटेट कर दोगे, या फिर आप उसके करे हुए काम का रिव्यू कराओगे। बात समझ में आई है ना? अब देखो, लिस्टेड एंटिटी के केस में तो ये बोलता है कि आप एक रोटेशन की पॉलिसी बना ही लो मैंडेटरली, और कम ऐसा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक रखना एक पार्टनर को। लिस्टेड एंटिटीज़ में ऐसा होता है ना कि भैया फर्म तो 10 साल तक रह सकती है, सिंगल बंदा अगर होता तो 5 साल तक रहता। तो अगर आपकी फर्म है, SQC1 किस पे लगता है? फर्म पे लगता है। तो आपकी फर्म इस तरह की पॉलिसी बनाए कि भैया मैक्स टू मैक्स एक पार्टनर 7 साल तक काम कर सकता है, ठीक है। पर्टिकुलरली फेमिलियरिटी थ्रेट is particularly relevant in context of financial statement audit of listed entities. For those audits, engagement partner should be rotated after a predefined period. आपकी फर्म की पॉलिसीज में डिफाइन होना चाहिए कि भैया कितना पीरियड है जिसके बाद इस पार्टनर को रोटेट कर देंगे हम, जिसके बाद इस पार्टनर को इस एंगेजमेंट से हटा के दूसरे एंगेजमेंट पे डाल देंगे। दिस शुड नॉर्मली नॉट मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 साल में तो कूलिंग पीरियड ही आ जाता है। और फिर आखिरी के 2-3 साल में पार्टनर सोचेगा कि भैया अब तो हम कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स ले सकते हैं, इनको थोड़ा ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि अगले 10 साल तक तो अपने को जाना ही नहीं यहाँ पे। तो बेहतर है कि आप 7 साल से पहले ही उसको हटा दो, मैक्सिमम 7 साल, उसके बाद तो आप रोटेट कर ही दो। सही है? ये सब हमने क्या पढ़ा? ये सब हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें पार्टनर साहब, प्रेसिडेंट साहब ने पार्टनर जी को सारी बातें बताई थी कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, पॉलिसी प्रोसीजर ऐसी बनाओ जिससे लोगों को समझ में आए कि तुम्हारे लिए क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी पैरामाउंट है, क्वालिटी नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। पॉलिसी प्रोसीजर बनाने का काम किसी ऐसे बंदे को देना, ढंग का बंदा हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर सके, जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, जिसके पास प्रॉपर अथॉरिटी हो, और 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट ओवरराइड देम। आप अपने एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन और ये जो सारी चीज़ें थी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रमोशन, डेमोन्स्ट्रेशन, कमिटमेंट टू क्वालिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और सफिशिएंट रिसोर्सेज डिवोट करना। फिर हमने जब पता कर लिया कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ें आती है और हमको ये सब करना है, अब अच्छे एम्प्लॉइज़ लाने की बारी। अच्छे एम्प्लॉइज़ कौन? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का प्लस इंडिपेंडेंस का पालन करें। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5 तरह के: इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, एंड इंडिपेंडेंस को फॉलो करें। इंडिपेंडेंस के लिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि भैया कुछ तो ऐसे प्रोसीजर होने चाहिए कि अगर पार्टनर को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो लोगों को बता सके, लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो पार्टनर को बता सके। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हॉटलाइन नंबर का, ठीक है। अपनी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को कम्युनिकेट करते रहे, देखती रहे कि क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस तो क्रिएट नहीं हो रहे जिससे कि इंडिपेंडेंस को थ्रेट पहुंच सकता है। अगर हो रहे हैं तो एलिमिनेट करें, रिड्यूस करें या विड्रॉ करें। सही है। फिर ये बोलता है कि स्पेशल एम्फोसिस है फेमिलियरिटी थ्रेट पे, उनके खिलाफ तो आपको सेफ गार्ड लगाने ही है, जैसे कि रोटेट कर देना या फिर रिव्यू करा लेना। अब हमने पढ़ लिया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पढ़ लिया कि अच्छे एम्प्लॉइज कौन होते हैं। अब अच्छे क्लाइंट्स लेके आने। अच्छे क्लाइंट्स, देखो आप क्लाइंट लाते ही कब हो फर्म में? जब भी आप कोई नई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हो। नई एंगेजमेंट आप कब कब एक्सेप्ट करते हो? देखो, या तो आपका कोई नया क्लाइंट होगा या फिर आपका कोई पुराना क्लाइंट होगा। इन 2 ही लोगों से तो आप एंगेजमेंट ले सकते हो। अब नया क्लाइंट होगा तो उसकी तो नई एंगेजमेंट ही होगी, पुराना क्लाइंट होगा तो हो सकता है कि उसकी कोई पुरानी एंगेजमेंट हो जिसको आप इस साल कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर उसकी भी कोई नई एंगेजमेंट हो कि पिछले साल तक आप रिटर्न भरते थे, इस साल से आप ऑडिट भी करने वाले हो। तो इसका नाम है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब करेंगे हम? नया क्लाइंट होगा या फिर नया काम होगा। कॉन्टिन्यूएंस पुरानी एंगेजमेंट का। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या देखोगे? सामने वाले की इंटीग्रिटी, कि भैया काम 19 चलेगा पर आदमी 20 चाहिए। क्लाइंट की इंटीग्रिटी आप देखोगे कि क्लाइंट कैसा है, सच्चा है भी कि नहीं। और फिर 2 चीजें अपनी देखोगी, आपकी कॉम्पिटेंस और आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस, कि क्या आप इतने कॉम्पिटेंट हो कि आप इतनी बड़ी एंटिटी का ऑडिट कर पाओगे। कि ऑडिट तो आ गया आपके पास रिलायंस का और बंदे आपकी फर्म में 4, तो फिर नहीं कर पाओगे आप। तो आप क्या देखोगे? क्लाइंट की इंटीग्रिटी, कि भैया काम 19 चलेगा पर आदमी 20 चाहिए, आदमी अच्छा होगा तो हम काम देख लेंगे। उसके बाद अपनी कंप्लायंस और अपनी कॉम्पिटेंस, कि हमारे पास क्या सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं क्या, और क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस कर रहे हैं।
या फिर पता चला कि भैया ऐसे ही नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जिनने कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल का पालन नहीं कर रहे, साथ में इंडिपेंडेंट भी नहीं है, इस क्लाइंट के डायरेक्टर का चाचा का लड़का हमारे यहाँ, तो आप देखोगे कि क्या आप कॉम्पिटेंट हो और क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाइंस कर रहे हो। बात समझ में आई? 3 चीज़ें देखेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंस हमारी, कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमारा। कब कब देखेंगे? बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू क्लाइंट, या फिर डिसाइड करेंगे कि हमें एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना है या फिर पुराना ही क्लाइंट कोई नई एंगेजमेंट दे रहा है। इन 3 चीज़ों में हम डिसाइड करेंगे, 3 ही केसेस बनते हैं। क्या क्या देखेंगे? क्लाइंट की इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस हमारा। क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसे देखेंगे? आप देखोगे क्लाइंट की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। अब ये देखते जाओ, देखो क्लाइंट की बिजनेस रेपुटेशन कैसी है, उसका नेचर ऑफ ऑपरेशंस कैसे है, क्लाइंट का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ एएस, टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल, कि क्या क्लाइंट आपसे बोल रहा है कि फीस कम से कम रखेंगे, 150 रुपया देगा, क्या क्लाइंट आप पे कोई इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है कि भैया सिर्फ चेकिंग करो और जाओ, साइन करो और जाओ, चेकिंग मेकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्या क्लाइंट की नहीं मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं, या फिर पिछली फर्म के नॉन रीअपॉइंटमेंट के रीजंस क्या रहे हैं, अगर उन्होंने पिछली फर्म को पैसे ही नहीं दिए या फिर पिछली फर्म को काम नहीं करने दिया, बहुत ज़्यादा टांग अड़ाई, तो इन सब चीज़ों से हमको पता चल जाएगा कि भैया क्लाइंट की इंटीग्रिटी है कि नहीं है, क्लाइंट ऑनेस्ट है कि नहीं है, हमको ऑडिट में किस तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है। बात समझ में आई? कर लोगे इसको याद, कहानी याद रहेगी, बोली पंजाबन। फिर आप देखोगे क्लाइंट की इंटीग्रिटी, उसके बाद कॉम्पिटेंस हमारी। आप देखोगे कि क्या फर्म के पास कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, टाइम एंड रिसोर्सेज हैं उस ऑडिट एंगेजमेंट को अंडरटेक करने की या कोई भी एंगेजमेंट को अंडरटेक करने की। सही है? आप देखोगे क्या फर्म के पास सफिशिएंट लोग हैं नेसेसरी कैपेबिलिटीज़ के साथ, अगर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ी तो क्या आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो, क्या आपके लोगों को नॉलेज है रेलिवेंट इंडस्ट्री की, और अगर नॉलेज क्या आपके लोगों को नॉलेज है रेलिवेंट इंडस्ट्री की, क्या आपके लोगों को एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री में, और अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो क्या उनके पास इतनी क्षमता है कि वो नेसेसरी स्किल्स को और नॉलेज को गेन कर लेंगे। बात समझ में आई? क्या आपके पास सफिशिएंट लोग हैं, क्या उनके पास नेसेसरी काबिलियत है, एक्सपर्ट्स अगर चाहिए होंगे तो क्या अवेलेबल हैं, क्या आपके लोगों को रेलिवेंट इंडस्ट्री की नॉलेज है, क्या आपके लोगों को एक्सपीरियंस है रेलिवेंट इंडस्ट्री का, और अगर नहीं भी है तो क्या वो इतने सक्षम है कि वो इस एक्सपीरियंस को, नॉलेज को गेन कर पाए। ये तो किस चीज़ की बात हुई? 4 चीज़ें। ये बात हुई कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी की। ये देखो ये 2 चीज़ें, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी की। फिर टाइम, क्या आपके पास टाइम भी है उस डेडलाइन को कंप्लीट करने का। देखो ये रहा टाइम का, द फर्म वुड बी एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन, क्या आप टाइम के विद इन उसको कंप्लीट कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट इज रिसोर्सेज, क्या आपके पास उतने लोग अवेलेबल हैं भी काम करने के लिए, इंडिविजुअल्स मीटिंग द क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर अवेलेबल है भी लोग कि नहीं। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज। बात समझ में? अगर एक्सेप्ट करने से पहले एंगेजमेंट कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसको प्रॉपरली रिजॉल्व करना चाहिए, और अगर आपको बाद में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो कि अगर आपको पहले पता होती तो आप एंगेजमेंट लेते ही नहीं। अगर आपको बाद में पता चला कि भैया एक क्लाइंट तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अगर आपको ये पहले पता होती तो आप ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप कोई और एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अब आप क्या देखोगे, आपको तो अब पता चली एक्सेप्ट करने के बाद, तो आप देखोगे कि क्या आपकी कोई प्रोफेशनल या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिपोर्ट करने की। किसको रिपोर्ट करने की? उन लोगों को जिन्होंने आपका अपॉइंटमेंट किया, या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को, या फिर क्या आप विड्रॉ कर सकते हो। क्या 2 चीजें, क्या आपको किसी को रिपोर्ट करना है या फिर आप विड्रॉ कर सकते हो। रिपोर्ट करना किस किस को रिपोर्ट कर सकते हैं, या तो उन लोगों को जिन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट किया जैसे कि TCWG, या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी को। सही है? अब अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपके पास विड्रॉल के लिए भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। क्या पॉलिसी प्रोसीजर हो सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे TCWG के साथ, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ, कि आपकी फर्म क्या क्या एक्शंस ले सकती है इन सर्कमस्टांसेस में। विड्रॉ करने के बाद आपकी फर्म क्या क्या करेगी। अगर आप डिसाइड करते हो कि विड्रॉ करना ही ज़्यादा सही है
तो फिर आप उनको चिट्ठी लिख के दोगे जिसमें आप अपने रीजंस फॉर विड्रॉल भी बताओगे, आप उनके साथ ये सब डिस्कस कर रहे हो क्लाइंट के मैनेजमेंट के साथ और TCWG के साथ। फिर आप देखोगे कि क्या आपकी कोई प्रोफेशनल, रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको नहीं विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको वहीं रहना पड़ेगा, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? या फिर अगर आप विड्रॉ कर सकते हो तो आपको क्या किसी को रिपोर्ट करना है क्या कि आप विड्रॉ कर रहे हो एंगेजमेंट से, या फिर आप विड्रॉ कर रहे हो एंगेजमेंट से तो प्लस क्लाइंट से भी कि भैया मैं आपके पास आऊँगा ही नहीं दोबारा, अब तेरी पक्के वाली कट्टी कर दी मैंने, है ना? क्या बोला मैं कि आपको डिस्कस करना है क्लाइंट के मैनेजमेंट के साथ कि भैया देखो हम ये एक्शंस लेने वाले हैं, हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन पता चली। फिर आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको लगता है कि विड्रॉ करना ही ज़्यादा सही है तो आप TCWG मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे और उन्हें अपने रीजंस बताओगे कि भैया मैं इस कारणों से विड्रॉ करने के लिए विवश हूँ। फिर आप देखोगे कि क्या आपकी कोई प्रोफेशनल, रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट है क्या जिसकी वजह से आप विड्रॉ नहीं कर सकते और जिसकी वजह से आपको वहीं रहना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप विड्रॉ कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपको रिपोर्ट करना है क्या किसी को, या तो किसी रेगुलेटरी बॉडी को या फिर क्लाइंट की TCWG को। फिर उनको रिपोर्ट करना है तो क्या रिपोर्ट करना है कि भैया हम क्लाइंट से हम एंगेजमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम एंगेजमेंट प्लस इस क्लाइंट से ही विड्रॉ कर रहे हैं, हम इस क्लाइंट का कोई और काम नहीं करेंगे। आप उनको बताओगे टुगेदर विद द रीजंस फॉर विड्रॉल, और आप सिग्निफिकेंट इश्यूज जो भी आपको मिले थे उन सबको डॉक्यूमेंट करोगे। बात समझ में आई? 2 मिनट रुकें क्या, आपको थोड़ा कंसोलिडेट करना हो तो। लंबी गहरी सांस लें। अब शांति से समझें कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा, 2 कहानियाँ देखी कि हन्नी ने कांड किया और जफ़र भाई ने कांड किया। प्रेसिडेंट साहब ने डांटा पंडित जी को कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको अपनी फर्म का अच्छा कल्चर बनाना चाहिए था जिससे कि लोग क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करें, आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था जिससे कि लोगों को समझ में आए कि क्वालिटी आपके लिए पैरामाउंट है और नॉन नेगोशिएबल है। अब कृपया करके ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बना लो। फिर हमें पता है कि भैया आप खुद तो बनाओगे नहीं, तो ऐसे किसी बंदे को ये पॉलिसी प्रोसीजर बनाने का काम देना जिसके पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंस, सफिशिएंट कैपेबिलिटी और नेसेसरी अथॉरिटी हो। ठीक है, और 3 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहला तो कि भैया कमर्शियल कंसीडरेशन शुड नॉट ओवरराइड द क्वालिटी। सेकंड कि आप अपनी पॉलिसी प्रोसीजर रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट ये सब इस तरह से बनाएं दैट शुड डेमोन्स्ट्रेट कि आप क्वालिटी को बहुत वैल्यू करते हैं। एंड थर्ड, यू शुड डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज ताकि आपके लोगों को समझ में आए कि नहीं भैया अच्छे लैपटॉप्स दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो मतलब ये हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, क्वालिटी वाला काम इनको करके देना पड़ेगा। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, पॉलिसी प्रोसीजर बनाना। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अच्छे एम्प्लॉयज़ आने चाहिए। अच्छे एम्प्लॉयज़ कौन? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्लस इंडिपेंडेंस का ख्याल रखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5 तरह के और इंडिपेंडेंस का ख्याल। इंडिपेंडेंस का ख्याल आप किस तरह से रख सकते हो? आप उनको बार बार कम्युनिकेट करते रहो कि भैया इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ, आप उनसे कॉन्फर्मेशन लेते रहो साल भर साल कि भैया आप अभी भी इंडिपेंडेंट हो ना। आप कुछ प्रोसीजर्स बनाओ जिसके थ्रू पार्टनर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो वो अपनी टीम को पहुंचा सके, और अगर टीम को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो तो वो पार्टनर्स को रिपोर्ट कर सके। कोई भी इंडिपेंडेंस का ब्रीच हो वो आपको प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करना है और आपको देखना है कि हम उसके हिसाब से क्या एक्शंस ले सकते हैं। SQC1 को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस, SQC1 सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे देता है? फैमिलियरिटी थ्रेट पे, कि भैया अब आपका सीनियर पार्टनर बहुत टाइम से जा रहा है और अब उसके लिए घर की बात हो गई है, तो अब क्या करा जाए। तो SQC1 सबसे पहले सबसे ज़्यादा एम्फेसिस फैमिलियरिटी थ्रेट पे देता है। ठीक है, फैमिलियरिटी थ्रेट को दूर करने के लिए आपको सेफगार्ड्स लगाने चाहिए। सेफगार्ड्स लगाने से पहले आप 2 चीज़ें देखोगे कि वो क्लाइंट जो है उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और उसमें पब्लिक का कितना इंटरेस्ट है, प्लस में आपके सीनियर पर्सनल को वहाँ जाते जाते कितना टाइम हो गया, उसके हिसाब से आप सेफगार्ड लगाओगे। सेफगार्ड किस तरह के हो सकते हैं? भैया पहली बात तो रोटेट कर दो या फिर उसके काम का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बना दो। याद हो रही हैं सारी चीज़ें? भाई मेरे को अभी अभी याद हुई हैं सारी चीज़ें, इससे पहले मैं याद नहीं करके आया था, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें याद हो गई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि भैया लिस्टेड एंटिटी अगर है तो 7 साल से ज़्यादा उसको मत रखो, उससे पहले ही रोटेट कर दो।
लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, अच्छे एम्प्लॉयज़ लेके आओ, अच्छे क्लाइंट लेके आओ। अच्छे क्लाइंट, 3 केसेस में क्लाइंट आप लेके आते हो, या तो आप नई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हो चाहे नए क्लाइंट से या पुराने क्लाइंट से, या फिर आप पुरानी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करते हो। सही है, तो इन 3 केसेस में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्लाइंट की इंटीग्रिटी का और हमारे कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। क्लाइंट की इंटीग्रिटी आप कैसे देखते हो, इन सब चीज़ों से देखते हो, आपको पता चल जाता है कि भैया अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो मतलब क्लाइंट की इंटीग्रिटी में कोई गड़बड़ है। फिर आप देखोगे कि क्या हमारे पास सफिशिएंट कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज हैं, एंड अगर हमें विड्रॉ करना पड़े तो हमने कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखी कि हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किसको बताना है, फिर हम उनको रीजंस बताएंगे कि भैया हमने डिसाइड कर लिया हम विड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे रीजंस हैं। एंड लास्ट में क्या आपके पास कोई ऐसी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल रेगुलेटरी कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते? अगर नहीं है तो फिर आपको क्या उनको ये बताना है कि तो फिर आप उनको बताएंगे कि आप कहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, एंगेजमेंट से या एंगेजमेंट प्लस क्लाइंट रिलेशनशिप, दोनों से ही, अलोंग विद रीजंस आप ये बातें बताओगे, और जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज आए थे उनको आप डॉक्यूमेंट करोगे। इतनी बात समझ में आ गई? 1 मिनट का ब्रेक ले लो, शांति से अपने दिमाग में बातों को दोहरा लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही ख़त्म कर देंगे हम अपनी वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखने वाले हैं। तुमने मुझसे चैप्टर नहीं पढ़ा ना, इसीलिए रिवीजन वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ तो मैं इसको 35-40 मिनट में आई बिलीव ख़त्म कर देता, पर तुम्हारी कहानियाँ जो मैंने सुनाई ना तो उसी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। हाँ, रुका हुआ मैं 2 मिनट, स्किप मत करो इस वीडियो को, 2 मिनट शांति से रुक जाओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कंसोलिडेट होने दो चीज़ों को माइंड में। पढ़े, फिर आगे बढ़े। 3 चीज़ें अपन ने पढ़ ली, 3 और बाकी। अच्छे एम्प्लॉयज़ आ गए, अच्छे क्लाइंट आ गए, अब आप क्या करोगे? अच्छे एम्प्लॉयज़ रुकेंगे कब? जब आप अच्छी HR पॉलिसीज़ बनाओगे। ठीक है, अच्छी HR पॉलिसीज़ बनाने का क्या मतलब है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश करो जिससे कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि आपके पास सफिशिएंट लोग हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है और कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल्स भी है। ऐसे ही लोग आपकी फर्म में हैं और फिर वो लोग एंगेजमेंट परफॉर्म करेंगे और रिपोर्ट इशू करेंगे जो कि अप्रोप्रिएट होगी। जहाँ पर डिस्क्लेमर की ज़रूरत है वहाँ पर डिस्क्लेमर इशू करेंगे, जहाँ पर क्वालिफाइड जानी चाहिए वहाँ पर क्वालिफाइड इशू करेंगे, जहाँ पर अनमोडिफाइड जानी चाहिए वहाँ पर अनमोडिफाइड, यानी कि अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करेंगे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। तो आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर को HR इश्यूज एड्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे एम्प्लॉइज़ कब आएंगे, कब रुकेंगे? जब आप ढंग से रिक्रूटमेंट करोगे, अच्छा कॉम्पनसेशन दोगे, उनकी ट्रेनिंग दोगे, उनके करियर डेवलपमेंट का ध्यान रखोगे, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को तरीके से करोगे, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाने हैं। फिर आपको उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर कहीं आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो कल को तो आप भी छोड़ के चले जाओगे ना। इसलिए एज अ पार्टनर, एज अ मैनेजिंग पार्टनर, फर्म के पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस तरह की HR पॉलिसीज बनाए जो एम्प्लॉयज़ की प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखें। सही है। प्लस में एक और चीज़ है जो उसके पास पॉलिसी प्रोसीजर उसको बनानी है कि भैया जैसे ही किसी एंगेजमेंट पार्टनर को कोई क्लाइंट असाइन हो तो उस एंगेजमेंट पार्टनर की आइडेंटिटी, उसका रोल उस क्लाइंट की मैनेजमेंट को, TCWG को कम्युनिकेट कर दिया जाए। उस एंगेजमेंट पार्टनर के पास अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए और टाइम भी होना चाहिए ताकि वो उस एंगेजमेंट को कर पाए, और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए और पार्टनर को भी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। सही है।
ये सब है आपकी HR पॉलिसीज। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको HR पॉलिसीज बनानी है। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अच्छे एम्प्लॉइज ले आए, अच्छे क्लाइंट्स ले आए, उनको रोक भी लिया अच्छी HR पॉलिसी से, आप ऑडिट कराओ। ऑडिट करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस का रिव्यू कराओ, हर एक चीज़ को चेक कराओ। देखो, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी अचीव की जा सकती है बाय ब्रीफिंग द एंगेजमेंट टीम कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कि उनको स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करना है, प्रोसेस बना के कि उनकी सुपरविजन एंड ट्रेनिंग आप करते रहो, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहो, और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन से, इन सब चीज़ों से क्वालिटी में कंसिस्टेंसी अचीव की जा सकती है। अगर कोई डिफिकल्ट मैटर्स हैं या कंटेंशियस मैटर है, कंटेंशियस मैटर मतलब जिन पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मैंने आपकी किताब में डाले हैं सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, ताकि तुम 1 घंटे के लिए तुम देखने तो वर्ड मीनिंग गए और 1 घंटा फिर तुम रील्स चला के आए हो, तो ऐसा ना हो, इसलिए मैंने डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग यहीं डाल दी। तो अगर कोई डिफ़िकल्ट मैटर्स थे जिन पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो आपकी फर्म, आपकी एंगेजमेंट टीम उन पे कंसल्टेशन भी ले। सही है, कहीं से भी ले ले, चाहे इंडिविजुअल्स विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म, ताकि वो डिफ़िकल्ट मैटर रिजोल्व हो सके। इससे क्या होता है, क्वालिटी प्रमोट करने में हेल्प मिलती है कि आपका काम अच्छी क्वालिटी का होता है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही है ना। कंसल्टेशन प्रोसीजर किसके साथ करे, उस बंदे के साथ जिसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज हो उन सिग्निफिकेंट टेक्निकल, एथिकल और अदर मैटर्स की, प्लस में आपको अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, और उसने जो सलाह दी है, एक्सपर्ट के पास आप गए, आपको कन्फ्यूजन थी, उसने जो सलाह दी है उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, फिर आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना है। इसका मतलब कि जो भी आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स ली थी एंगेजमेंट के टाइम, उन सभी को आपको रिव्यू कराना है, और रिव्यूअर देखेगा कि आपने उन सिग्निफिकेंट जजमेंट का जो कंक्लूजन निकाला वो अप्रोप्रिएट कंक्लूजन है ना। कितनी डिटेल में रिव्यू होगा ये डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लेक्स आपकी एंगेजमेंट थी और कितना रिस्क था, कितना रिस्क है कि आपकी रिपोर्ट सही नहीं होगी, कितनी आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लगाई हैं और कितना रिस्क उसको लग रहा है कि भैया आपकी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती। अगर एक बंदा ऑडिट कर रहा है और उसके बाद दूसरा बंदा आके उसके जजमेंट्स को रिव्यू कर रहा है, तो क्लाइंट के लिए किसकी जिम्मेदारी, ऑडिट परफॉर्म करने की किसकी जिम्मेदारी, ऑडिट में कल को कुछ गलती निकली तो किसकी जिम्मेदारी, जिसने ऑडिट परफॉर्म करी उसी की जिम्मेदारी रहेगी। दिस रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। अगर हन्नी ने ऑडिट करी तो हन्नी की ही जिम्मेदारी रहेगी। बात समझ में आई। जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके लिए तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना मैंडेटरी है ही, और बाकी जो लिस्टेड एंटिटीज नहीं है या फिर हमने कोई अदर एंगेजमेंट करी है, उसके लिए फर्म अपने हिसाब से खुद का क्राइटेरिया डिटरमाइन कर सकती है कि भैया इस तरह से एंगेजमेंट रिव्यू होगा या फिर इस तरह से सैंपल लिए जाएंगे। सही है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो क्या क्या चीज़ें देखेगा। पहली बात तो वो ये देखेगा कि आपकी टीम जो थी वो इंडिपेंडेंट थी भी कि नहीं थी, क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई किए और आपने उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स लगाए, कौन सी जजमेंट्स लगाई आपने। ठीक है, कौन से मैटर्स थे जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था। आपकी टीम ऑडिट करने गई, उनको कुछ डिफिकल्ट मैटर्स मिले, उन्होंने कंसल्ट किया होगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से मैटर्स थे जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था, और दूसरे कौन से डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर थे और उनसे क्या कंक्लूजन आपने निकाला। ठीक है, फिर आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है करेक्टेड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की। करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कितनी है और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कितनी है। कौन से मैटर TCWG को और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किए जाने चाहिए थे। जो भी वर्किंग पेपर्स आपने सिलेक्ट किए हैं, क्या वो आपकी कंक्लूजन को सपोर्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आप जो रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन हो सकता है, जो आपकी ऑडिट को भी रिव्यू करे। कोई सीनियर बंदा ही होगा, अ पार्टनर, या फिर कोई दूसरी फर्म का बंदा, एक सूटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन, या फिर एक टीम भी हो सकती है मेड अप ऑफ सच इंडिविजुअल्स। बात समझ में आई। उस एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पास सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में अथॉरिटी भी होना चाहिए कि वो एक एंगेजमेंट पार्टनर बन सकता है। तो एंगेजमेंट पार्टनर के लेवल का बंदा होगा वो ही रिव्यूअर बन सकता है। ठीक है, अब ये बोलता है कि रिव्यूअर आपका रिव्यू करने आया और आपने उससे कुछ 2-4 चीज़ें पूछ ली, कंसल्ट कर ली, तो ऐसा अवॉइड करो, प्रेफर करो कि ना ही करो। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि फिर वो सलाह देगा तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर होने का खतरा है। देयरफॉर पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट और मेकिंग डिसीजंस फॉर द एंगेजमेंट टीम शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट्स। हाउएवर एंगेजमेंट पार्टनर जो है
वो अगर चाहे तो डिस्कस कर सकता है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। लेकिन अगर उसकी कंसल्टेशन इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाती है जिससे कि रिव्यूअर की ऑब्जेक्टिविटी को खतरा हो जाता है, और अब उसकी वो बोलता है कि अगर आपकी कंसल्टेशन सिग्निफिकेंट बन जाती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिव्यूअर की ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको उसको अपने काम को रिव्यू नहीं कराना है, किसी और बंदे को, अदर इंडिविजुअल को लाना है दूसरी फर्म में से या अपनी ही फर्म में से, फिर वो आपके काम का रिव्यू करेगा और वो बनेगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ठीक है, अब आपने ऑडिट परफॉर्म की, आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे, एक बंदा आया रिव्यू करने, अब वो कह रहा है कि नहीं भाई तेरा कंक्लूजन गलत है, आप मानने को तैयार नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। तो रिपोर्ट भैया तभी इशू करोगे जब ये जो मैटर है ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि रिव्यूअर की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, वो नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि भैया कंक्लूजन गलत है, तो इसको आपको रिजॉल्व करना है। जो भी फर्म ने पॉलिसी प्रोसीजर बना रखी होगी, फर्म किस तरह के प्रोसीजर बना सकती है कि भैया अगर कल को रिव्यूअर और एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो हम इस फलाने बंदे के पास जाके कंसल्ट करेंगे। वो फलाना बंदा कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई तीसरी सीए फर्म हो सकती है या फिर खुद आईसीआई यानी कि आप कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है, बाय कंसल्टिंग विद अनदर प्रैक्टिशनर या फिर अ प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, हम जब भी ऑडिट करते हैं हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट करते हैं, तो आपकी फाइनल एंगेजमेंट फाइल की असेंबली टाइमली बेसिस पे हो जानी चाहिए। कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए? नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट एंगेजमेंट के केस में। और बाकी कोई और एंगेजमेंट है, रिव्यू एंगेजमेंट है या अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो वट एवर द लिमिट्स आपकी फर्म में डिसाइड करिए, उसके हिसाब से आपका हो जाना चाहिए। अगर 2 रिपोर्ट इशू करी हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्पोनेंट की ऑडिट रिपोर्ट और एक ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, तो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के 60 डेज उन दोनों ही रिपोर्ट के लिए अलग अलग देखे जाएंगे जिस दिन से वो रिपोर्ट इशू करी थी। ठीक है, और आपको पॉलिसी प्रोसीजर बना के रखनी है अपनी फर्म में कि जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, सेफ कस्टडी में रहे, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो, एक्सेसिबल हो और रिट्रीवेबल भी हो कि भैया आपको 4 साल बाद निकालना है तो आप निकाल पाओ। ऐसे नहीं कि भैया आप तो वो खो गया किसी फोल्डर में, लिखा था हमने कि फाइनल पक्का ऑडिट रिपोर्ट, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी पॉलिसी प्रोसीजर बनानी है कि भैया इस तरह से हम स्टोर करेंगे और इस तरह से हम रिट्रीव कर पाएंगे। ये आपका नेमिंग कोड कन्वेंशन होना चाहिए। जो भी बच्चों ने बिग 4 में काम किया है तो उनको पता होगा कि नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से की जाती है। आपका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जाएगा, उसको भी कुछ चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। क्या क्या? कि जो भी प्रोसीजर्स फर्म के द्वारा रिक्वायर्ड थे वो उसने कर दिए हैं, रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले कंप्लीट हो गया है, और रिव्यूअर को किसी भी बाकी अनरिजॉल्व्ड मैटर्स के बारे में जानकारी नहीं है जिसके थ्रू वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो कंक्लूजन्स जो ऑडिट रिपोर्ट फर्म दे रही है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। बात समझ में आई? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन फर्म की प्रॉपर्टी होती है। एंगेजमेंट पार्टनर चाहे तो शेयर कर सकता है, चाहे तो मना कर सकता है। प्रॉपर उसके पास पूरी अथॉरिटी, सही है। अगर वो शेयर करेगा तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि दिस डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म और द इंडिपेंडेंस, सही है। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को आपको रिटेन करके रखना पड़ता है फॉर अ टाइम सफिशिएंट। अब ये सफिशिएंट टाइम कितना है ये नहीं बताया, लेकिन ऑडिट एंगेजमेंट के केस में बताया कि एटलीस्ट 7 ईयर्स तो होना ही चाहिए। बात समझ में आई? तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पंडित जी की, एंगेजमेंट पार्टनर की, सीईओ। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर की। ठीक है, अच्छे एम्प्लॉयज़ लेके आए, अच्छे क्लाइंट लेके आए। अच्छे एम्प्लॉयज़ रुकेंगे कब? जब अच्छी HR पॉलिसीज़ होंगी। अब क्लाइंट भी आ गए, एम्प्लॉयज़ भी आ गए, ऑडिट कराओ। ऑडिट जब होगी तो उसका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराओ। लास्ट में सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहो, देखते रहो कि भैया सारा काम जैसे आपने पॉलिसी प्रोसीजर डिसाइन करे थे वैसा ही चल रहा है ना। मॉनिटरिंग, द फर्म शुड इंश्योर दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स relating to the system of quality control are relevant, adequate, operating effectively। effectively ऑपरेट कर रहे हैं ना आपके सारे पॉलिसी प्रोसीजर्स, आपको देखना है। ठीक है, दिस शुड इंक्लूड एन ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, प्लस में पीरियोडिक इंस्पेक्शन कराना है आपको कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स का। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर। आपको डिसाइड करना है कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम था क्या वो अप्रोप्रिएटली डिसाइंड है और क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
जो भी नई डेवलपमेंट्स आई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में, वो सब आपके सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, आपको मॉनिटरिंग करनी है, किसी ऐसे बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है मॉनिटरिंग की जिसके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो। कोई कंप्लेन आई है तो आपको उसके साथ डील करना है, आपको प्रॉपर रेमेडियल एक्शंस लेने हैं, और अगर आपके पॉलिसी प्रोसीजर्स में कोई डिज़ाइन में डेफिशिएंसी है तो आपको उसके लिए भी प्रॉपर एक्शन लेना है, या फिर कोई नॉन कंप्लायंस हो गया तो आपको उसके लिए प्रॉपर एक्शन लेना। बात समझ में आई? क्लियर? क्या क्या पढ़ा आपने? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे क्लाइंट लाओ, अच्छे एम्प्लॉइज लाओ। अच्छे एम्प्लॉइज आएंगे तो कब रुकेंगे? जब HR पॉलिसीज अच्छी होंगी। अच्छे एम्प्लॉइज आ गए, अच्छे क्लाइंट्स आ गए, अब ऑडिट कराओ। ऑडिट कराने के बाद एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराओ, एंड लास्ट में जितनी भी पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाई थी सबको मॉनिटर करते रहो, ताकि आपको तसल्ली रहे कि भैया सब कुछ इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है या नहीं। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, यहाँ पर आपका SQC1 खत्म हो जाता है। सही है। अब हम शुरू करेंगे SA220। SA220 तो बहुत छोटा सा है, 5-7-10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट में आपकी रिवीजन वीडियो ही कंप्लीट हो जाएगी, आई बिलीव। चलो SA220 शुरू करते हैं। अब देखो, एक बात बताओ मुझे, पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिल पे लगेगी ये बात तुम्हारे दिल। जब भी तुम्हारे सीनियर को डांट पड़ती थी पार्टनर से, तो वो क्या करता था कि पार्टनर ने गुस्सा उस पर निकाला, क्लाइंट ने गुस्सा पार्टनर पे निकाला, पार्टनर ने सीनियर पे निकाला, सीनियर आप पे निकालेगा। ये तो प्रकृति का नियम। तो अब प्रेसिडेंट साहब ने गुस्सा निकाला पंडित जी पे, तो पंडित जी ने बुलाया फिर अपने ऑडिट वाले 2 होनहार शिष्यों को। अब पंडित जी उनको सिखाएंगे। देखो, प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा था कि भैया आपकी फर्म में जो भी काम होता है, फर्म में किस किस तरह के काम होते हैं? ऑडिट होती है, रिव्यू होता है, अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, या फिर रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, ये सारे काम होते हैं, ये भी ऑडिट करता था। इन सभी के लिए आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं, अच्छे एम्प्लॉइज लेके आने हैं, अच्छे क्लाइंट्स लेके आने हैं, चाहे वो किसी भी एंगेजमेंट के लिए हो। ये काम था पंडित जी का। अब पंडित जी ने इन 2 पंटरों को बुलाया कि जरा इधर आओ एक बारी मेरे ऑफिस में। अब पंडित जी इनको भाषण देना शुरू करेंगे। ये 2 पंटर क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिट देखते हैं, हमने आपको बताया था, है ना। तो अब इन पे हम बात करेंगे ऑडिट के हिसाब से, इसीलिए हम बात कर रहे हैं SA220 की। ऐसे बोले तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बात समझ में आई? तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट्स पे लगता है, और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाया ही इस तरह से कि भैया जिन फर्म्स में SQC1 लगता है, जिन फर्म में SQC1 लगा हुआ है, उसी के हिसाब से हमने SA220 बनाया। और वही 6 चीज़ें जो बताई थी प्रेसिडेंट साहब ने पंडित जी को, वही 6 चीज़ें इन्होंने आगे गा दी। सही है। अब लाओ एक बारी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर के लिए, उस पर्टिकुलर ऑडिट के लिए। पंडित जी तो पूरी फर्म के सभी ऑडिट्स के लिए, या फिर सभी रिलेटेड सर्विस के लिए, सभी एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए कि भैया तुम्हारी ऑडिट की जिम्मेदारी तो तुम लोगे, तुम्हारे नाम का मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारी ऑडिट की जिम्मेदारी तुम लोगे। ये प्रिमाइज्ड ही है इस बेसिस पे कि फर्म SQC1 पे सब्जेक्टेड है, फर्म के ऊपर SQC1 लग रहा है। ठीक है। SA220 देखो, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिट जो है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से की गई हो, और जो भी आप रिपोर्ट इशू करो वो अप्रोप्रिएट हो। SA220 इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ SQC1। ये भी वही 6 बातें बोलता है: लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। पंडित जी को सबसे पहली बात क्या सुनने को मिली थी कि भैया जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। अब ये वही बात इनको समझाएंगे, ये इसको बता रहे हैं कि भैया बात सुन लो, क्वालिटी है बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक है, मैं नहीं सुनूंगा आज के बाद तुमने साइन कर दिया और तुमने किसी को डेटा दे दिया, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। किसकी जिम्मेदारी क्वालिटी मेंटेन करने की? तुम दोनों की। अब तुम अपनी टीम को भी समझा देना कि क्वालिटी मेंटेन कब कब रहती है। क्वालिटी मेंटेन रहे इसके लिए 4 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? कि आपका काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, बाहर वालों के स्टैंडर्ड्स तो फॉलो करो ही करो,
हमारी फर्म में जो हमने पॉलिसीज बनाई है उनको भी आप फॉलो करो। क्यों? तभी आप अपनी रिपोर्ट सही दे पाओगे। और अगर कोई भी कंसर्न हो कि भैया मेरे को ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर ये हो रहा है या फिर वो हो रहा है, आप प्लीज मेरे पास आएंगे बिना डरे। पंडित जी कुछ नहीं कह रहे हैं आपको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पंडित जी डांट रहे हैं उनको, मैं तुमको नहीं डांट रहा, पंडित जी उनको डांट रहे हैं कि अपनी टीम को बता दो कि क्वालिटी एसेंशियल है और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए 4 चीजें जरूरी है कि आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, बाहर वालों के, हमारी पॉलिसीज को फॉलो करो, ताकि आप रिपोर्ट अच्छे से दो। प्लस में कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे पास आओ बिना डरे। रेज कंसर्न विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल्स। रिप्रेजल्स होता है पनिशमेंट। सही है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी टीम को ये समझाना कि क्वालिटी एसेंशियल है, प्लस क्वालिटी की 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली डांट मार दी कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम दोनों की। ऑडिट वाले एंगेजमेंट पार्टनर्स सुन लो, किसको डांट रहे? मैनेजिंग पार्टनर डांट रहे एंगेजमेंट पार्टनर को। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? जो किसी भी एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट का ध्यान रखता है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट की जिम्मेदारी लेता है। सही है? रिवीजन वीडियो यार, लेकिन वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ें तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। रिवीजन वीडियो हमको कंप्लीट भी करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी? अच्छे एम्प्लॉयज़ लेके आओ। अब अच्छे एम्प्लॉयज़ तो मैं ले आऊँगा, तुम ध्यान रख लेना, मैं तो सिर्फ ये देख सकता हूँ कि भैया वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। इंडिपेंडेंस का ध्यान तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि भैया तुम्हारा कोई एम्प्लॉय ज़्यादा गुल्लू तो नहीं कर रहा क्लाइंट के साथ। सही है? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखे। अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है तो उसको आइडेंटिफाई करे और फिर देखे कि हम उसका क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन डिटरमाइन करें कि उस एक एक्टिविटी को एलिमिनेट करना है, उस रिस्क को रिड्यूस करना है या फिर ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है। बात समझ में आई? यही चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी, यही चीज़ें हमने यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ ली। दूसरी डांट भी मारती कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, एम्प्लॉयज़ का जरा ध्यान रखना कि वो इंडिपेंडेंस को फॉलो कर रहे हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले साहब कुछ चीज़ें देख लिया करो। क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या देखोगे? ऐसी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लिया करो जो जरूरी है बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट, जैसे कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, हमारे एम्प्लॉयज़ का एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस। और अगर आप पिछले साल से ऑडिट कर रहे हो, पिछली बार भी ऑडिट करी थी, तो ये भी देख लो जरा कि पिछली बार के ऑडिट में क्या कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए थे। बात समझ में आई? अब देखो यार, पूरी डांट तो नहीं मारेंगे ना पंडित जी, थोड़ी डांट मारेंगे। अब क्लाइंट ने जितने डांट सुनाई होगी पार्टनर को, उससे थोड़ी कम उसने सीनियर को सुनाई होगी, उससे थोड़ी कम तुमको सुनाई होगी। नहीं सर, आप जानते नहीं हमारे वाले कंसल्टेंट को, एक नंबर का जल्लाद आदमी। अरे नहीं भाई, ऐसा ही होता है, थोड़ी कम ही होती जाती है डांट। वो तुम्हें कभी कभी सुनाते भी होंगे कि भैया जितना मेरे को सुनने को मिला ना, उससे तो बहुत कम सुना रहा हूँ मैं तुम्हें। तो वही वाली बात है, पंडित जी इनको थोड़ा कम ही सुना रहे हैं, छोड़ के नहीं चला जाए बंदा। असाइनमेंट और एंगेजमेंट टीम। अब आपके नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं, एक ऑडिट पे सबको तो नहीं लेके जाओगे, 2-3 ऑडिट संभालोगे तो किसी पे 2-3 बंदों को भेजोगे, किसी पे 2-3 बंदों को भेजोगे। तो वो बंदे कौन से होने चाहिए? असाइनमेंट उन्हीं लोगों को करना आपकी एंगेजमेंट टीम में। देखो, इट शुड बी इंश्योर बाय द एंगेजमेंट पार्टनर कि जो उसकी एंगेजमेंट टीम है और कोई भी एक्सपर्ट जो एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं है, एंगेजमेंट टीम प्लस एक्सपर्ट दोनों मिला के कलेक्टिवली उनके पास इतनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी है कि वो उस एंगेजमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर सकें स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सही है? फिर अब आपने अच्छे बंदे भेज दिए, वो ऑडिट भी कर रहे हैं, ऑडिट करके आएंगे, तो उसके काम को रिव्यू कौन करेगा? तुम करोगे, एंगेजमेंट पार्टनर। सही है? तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनका डायरेक्शन देना कि उनको कैसे कैसे काम करना, उनके काम का सुपरविजन रखना और उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। आपकी ही जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्लीज रिव्यू कर लेना रिपोर्ट इश्यू करने से पहले। बाद में मैं नहीं सुनूंगा कि उसने कहा था और उसने कहा था। बात समझ में आई? आपको इंश्योर करना है कि आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ले लिया है। किस चीज़ के लिए? कि जो भी आप कंक्लूजन पे पहुंचे उसको सपोर्ट करने के लिए और रिपोर्ट इश्यू करने के लिए। बात समझ में आई? अगर आपकी टीम को कहीं पे दिक्कत आई थी तो आपको इंश्योर करना है, एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि आपकी टीम ने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ली है, नॉट ओनली विद इन द टीम बट ऑल्सो विद अदर्स एट अप्रोप्रिएट लेवल विद इन और आउटसाइड द फर्म।
कि आपकी टीम में पूछ लिया किसी ने किसी से, या फिर आपकी टीम के बाहर फर्म में आपकी टीम ने किसी से पूछ लिया, या फिर दूसरी फर्म से किसी ने पूछ लिया, बट आपने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेनी चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि अगर उनको कोई ऐसे मैटर्स मिले जिसमें उनको डिफिकल्टी हो रही थी तो उन्होंने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले ली है। बात समझ में आई। फिर है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब मैंने पॉलिसी लगाई है कि भैया आपको अपनी ऑडिट को रिव्यू कराना है। बात समझ में आई। मैंने पॉलिसी लगाई है कि आपको अपनी ऑडिट को रिव्यू कराना है, तो हमने जहाँ जहाँ जोन सी पॉलिसी बनाई है, क्या जैसे तो हमने डिसाइड किया था कि भैया लिस्टेड कंपनी में तो सबका ही ऑडिट रिव्यू होके जाएगा, प्लस लिस्टेड जो नहीं है या फिर ऑडिट के अलावा कोई और अदर एंगेजमेंट है तो उसमें जिस हिसाब से मैंने सैंपल सिलेक्ट करे हैं उसके हिसाब से आपको रिव्यू कराना है। देखो, for audits of financial statement of listed entity and those other audit engagement for which the firm has determined कि quality control review होना चाहिए, तो engagement partner को डिटरमाइन करना है कि भैया रिव्यूअर अपॉइंट हो गया, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं, और ऑडिट रिपोर्ट पे डेट तब तक नहीं डालनी जब तक आप उससे रिव्यू नहीं करा लेते। सही है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शैल परफॉर्म एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। अब जो रिव्यूअर है वो आएगा और इवैल्यूएट करेगा जो भी आपने जजमेंट्स बनाई, जो भी आपने जजमेंट्स ली, प्लस जो भी कंक्लूजन्स पे आप पहुंचे। उस इवैल्यूएशन में आप डिस्कस कर लेना उसके साथ जो भी सिग्निफिकेंट मैटर थे, रिव्यू करा लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और ऑडिटर रिपोर्ट का, रिव्यू करा लेना डॉक्यूमेंटेशन का, प्लस में इवैल्यूएट कर लेना कि जो कंक्लूजन्स हैं वो सही हैं। लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में आप ये 3 चीज़ें और कंसिडर कर लेना कि भैया आपकी फर्म प्रॉपरली इंडिपेंडेंट थी ना, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी के केस में पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। तो आप ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा कंसिडर कर लेना कि फर्म इंडिपेंडेंट थी, प्रॉपर कंसल्टेशंस ले ली गई हैं, डॉक्यूमेंट जो भी सेलेक्ट किए गए हैं रिव्यू के लिए वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करते हैं जो भी आपने जजमेंट बनाई, और जो भी आप कंक्लूजन पे पहुंचे उनको प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है एंगेजमेंट टीम और जिनसे कंसल्ट किया उनके बीच में, या एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में, तो आप क्या करोगे, फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे और उसको सोल्व करोगे। क्या पॉलिसी प्रोसीजर थी कि भैया इस फलाने बंदे से हम जाके कंसल्टेशन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे। वो फलाना बंदा कोई भी हो सकता है, या तो कोई तीसरी फर्म या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी। एंड लास्ट में वो बोल रहे हैं कि आप ही की जिम्मेदारी है आपको कंसिडर करना है कि जो रिजल्ट थे फर्म की, लास्ट में बोल रहा है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो देखता रहेगा कि फर्म ने जो पॉलिसीज बनाई थी, फिर फर्म मॉनिटर भी करती रहती है कि भैया मेरी पॉलिसी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब हो सकता है उस मॉनिटरिंग के टाइम में कुछ गड़बड़ी निकल आई हो, तो एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा कि मॉनिटरिंग के टाइम पे जो गड़बड़ी मिली क्या उससे मेरी वाली एंगेजमेंट को इफेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंसीडर द रिजल्ट ऑफ फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस, और जो भी डेफिशिएंसीज निकली क्या उससे उसकी वाली ऑडिट एंगेजमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या। सही है। फिर डॉक्यूमेंटेशन तो हर एक चीज़ का करना है, सांस लोगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो भी इशू आइडेंटिफाई करे तो उनको डॉक्यूमेंट करना है, और वो कैसे रिजोल्व करे उनको डॉक्यूमेंट करना है। प्लस में आपको अपने सारे कंक्लूजन्स भी डॉक्यूमेंट करने हैं कि आपने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को लेकर क्या क्या देखा और किन कंक्लूजन्स पे पहुंचे, आपने क्लाइंट की एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस से पहले क्या क्या देखा और किस कंक्लूजन पे पहुंचे, प्लस आपने कंसल्टेशन किन किन चीज़ों पे ली और आप किन कंक्लूजन्स पे पहुंचे। इन सभी चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंट करना है। पार्टनर को तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, प्लस जो रिव्यूअर आएगा उसको भी कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, जैसे कि जो भी प्रोसीजर्स फर्म की पॉलिसी ने डिसाइड करे थे कि भैया ये प्रोसीजर होनी चाहिए रिव्यू के टाइम पे, वो सब परफॉर्म किए जा चुके हैं। रिव्यू रिपोर्ट इशू करने से पहले किया जा चुका है कंप्लीट, एंड अब उसको कोई भी और अनरिजॉल्व्ड मैटर्स के बारे में जानकारी नहीं है जिससे कि वो ये बता सके कि कंक्लूजन्स जो हैं वो सही नहीं है। बात समझ में आई। हाँ देखो, SQC1 और SA220 में डिफरेंस बता रहे हैं। अब तो तुम्हें मेरे हिसाब से पूरा डिफरेंस समझ में आ गया कि बड़ी डांट किसको पड़ी, पंडित जी को। SQC1 किस पे अप्लाई होगा, पंडित जी पे। पंडित जी कौन, फर्म के मैनेजिंग पार्टनर, सबसे ऊपर वाले। उनकी फर्म क्या क्या करती है, सारी चीज़ें करती है। देखो SQC1 किस पे अप्लाई होता है, पूरी फर्म पे। किसकी जिम्मेदारी है, CEO या मैनेजिंग पार्टनर की। SC220 किस पे अप्लाई होता है, पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे, और इसकी जिम्मेदारी है एंगेजमेंट पार्टनर की। किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, ऑडिट पे, रिव्यू पे, अदर अश्योरेंस पे या फिर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट पे। ये किस पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे। इट रिलेट टू सेटिंग अप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द फर्म एज अ होल
and it deal with the responsibility of engagement team to implement quality control procedure that are applicable to audit engagement. इसमें आप पूरी फर्म के लिए पॉलिसी बनाते हो, इसमें इम्प्लीमेंट करते हो जो भी फर्म ने ऑडिट के लिए पॉलिसीज बनाई हैं. इसमें आपको एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना होता है और आपको, ताकि आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि जो पर्सन है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑडिट कर रहे हैं, प्लस जो रिपोर्ट्स इशू हो रही हैं वो अप्रोप्रिएट है. SQC1 SA220 जो है वो SQC1 के ही बेसिस पे काम करता है. SQC1 इज अ सिंकोनन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ SA220, यानी कि असेंशियल कंडीशन है. SQC1 तो फॉर्म में होना ही चाहिए तभी SA220 लगेगा. It is within overall context of a firm's system of quality control. Engagement team implement quality control procedure applicable to audit engagement. कि जो अभी आपकी engagement team है, फर्म ने जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर बनाए हैं ऑडिट के लिए, वो सब को इम्प्लीमेंट करे आपकी एंगेजमेंट टीम. सही है. फिर लास्ट में 2 मिनट की और वीडियो रहेगी बस. पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होता है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या होता है और नफरा क्या होता है, जल्दी खत्म करते हैं. इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है. पीयर रिव्यू बोर्ड ICAI ने बनाया है और ये देखता है कि अश्योरेंस एंगेजमेंट जो है वो TP के हिसाब से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, प्रॉपर सिस्टम इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे. इसका पर्पस क्या है, ताकि प्रोफेशनल वर्क की क्वालिटी इन्हांस की जा सके, ताकि सिस्टम और प्रोसीजर का रिव्यू किया जा सके. और पीयर रिव्यू फॉर्म जब भी आती है वो एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करती है अगर उसको कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है, अगर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है तो. लेकिन अगर उसको कोई गड़बड़ी मिलती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, तो वो CA फर्म को इन्फॉर्म करती है, प्रैक्टिसिंग यूनिट को इन्फॉर्म करती है अलोंग विद द रीजंस कि भैया ऐसा क्यों है. सही है. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है और ICAI के काउंसिल मेंबर्स, ICAI के द्वारा नॉमिनेट किए गए काउंसिल मेंबर्स इसमें होते हैं. इसका काम क्या है कि ये काउंसिल को रिकमेंडेशन दे कि भैया कैसी सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे इंप्रूव करी जा सकती है, रिव्यू करे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो मेंबर प्रोवाइड कर रहे हैं और मेंबर्स को भी गाइड करे कि भैया आप कैसे अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो. फिर रिव्यू इज कैरिड आउट बाय टेक्निकल रिव्यूअर्स हु आर एम्पैनल्ड बाय QRB ऑन एंगेजमेंट बेसिस फॉर अक्रॉस द कंट्री. टेक्निकल रिव्यूअर्स इस रिव्यू को कैरी करते हैं और इन टेक्निकल रिव्यूअर्स को पूरे देश में से क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पैनल पे ले लेता है. सही है. फिर नफरा क्या है, नफरा सेक्शन 132(1) में आता है और इसका काम क्या है, इसकी ड्यूटीज़ क्या है, SA और AS का कंप्लायंस हो रहा है, इसको इन्फोर्स करना, क्वालिटी की सर्विस की क्वालिटी को ओवरसी करना, कोई भी इंप्रूवमेंट के लिए मेजर सजेस्ट करना. इसके पास पावर है कि वो मॉनिटर कर सके और इन्फोर्स करवा सके SA और AS का कंप्लायंस, क्वालिटी को ओवरसी कर सके और इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक कर सके फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज. वो क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है, जैसे कि लिस्टेड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग या फिर अदर कंपनीज. सही है. ये 3 थे. इनके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया यार, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, रिवीजन क्लास थी. बहुत सारे बच्चे रिवीजन्स के लिए आते हैं और क्योंकि ये पहली क्लास थी, बट आई होप कि आपको मोस्टली सारी चीज़ें याद हो गई होंगी. आपको कहानी सुन के पंडित जी की मज़ा आया होगा, आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि SQC1 और SA220 में क्या दिक्कत है. और अब आई होप कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे कि पंडित जी पे SQC1 लगता है और जफ़र और हनी पे SA220 लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट करते हैं. इनके क्या काम है और उनके क्या काम है, उनको ज़्यादा डांट पड़ी और इनको कम डांट पड़ी. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही एम्प्लॉय, सही क्लाइंट, HR पॉलिसी, मॉनिटरिंग कराना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना और फिर मॉनिटरिंग कराना. आई होप ये सारी चीज़ें आपको रट गई होंगी. कैसा लगा आज का लेक्चर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तारीफ़ कर देना. बेसिकली मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूँ. ठीक है. हाँ, तारीफ़ कर देना बहुत सारी भर के. अगर तुम यहाँ तक लेक्चर देख रहे हो तो ऑब्वियसली तारीफ़ बनती है. ठीक है. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओ यार, अभी ना वीडियो आज की लंबी होगी, वरना मैं तुम्हें थोड़ी सी स्पीच भी देता. तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो का ना हम यहीं रोकते हैं. और आई होप कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बच्चों के साथ में हमेशा ऑनेस्ट ही रहता हूँ और बच्चे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज ये जो मेरा लेक्चर था, मतलब मेरे को ना थोड़ा सा इस तरह से लगा कि यार शायद मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रही या फिर मैं ठहराव के साथ नहीं बोल रहा. वो इसीलिए भी था शायद कि यार मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी इस लेक्चर को कंप्लीट करने की, क्योंकि तुम लोग इस लेक्चर को देखने वाले हो
एग्ज़ाम्स के टाइम के आसपास तुम लोग मुझसे अभी नए नए मिले हो, तो तुमने मेरी क्लासेस अभी नहीं देख रखी हैं, तो सारी चीज़ें मुझे रिवीजन वीडियो में ध्यान रखनी थी कि यार मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊँ ताकि तुम्हें समझ में आए, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, प्लस में मैं इसको टाइम भी शॉर्ट करके रख सकूँ। इसीलिए थोड़ा सा शायद वो ऑफ चला गया मेरी बोलने की टोन या फिर मेरी स्पीड। मुझे बता देना तुम्हें जो भी इशू लगा। दूसरी बात, चलो ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, बट एक बात जो मैं तुमसे कहना चाहता, तुम्हें अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई भी डाउट है ना कि यार ऑडिट बहुत मुश्किल है या फिर ऑडिट होता नहीं है, क्योंकि बच्चों को होता ही है, और मैंने ऑडिट क्यों पढ़ाना शुरू किया, वो मैंने ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया कि मेरे को समझ नहीं आता था कि यार ये बच्चे इतने ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं हमारे देश के, और अगर बच्चे ही इतने दुखी है तो बड़े होके तो फिर क्या ही होगा इनका, जब ये जॉब में जाएंगे तो इनके चेहरे से खुशी छीन लेते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं आप लोगों की खुशी वापस दूंगा, आप लोगों को थोड़ा कंफर्ट, थोड़ी हंसी, थोड़ा कॉन्फिडेंस जो भी मैं दे सकता हूँ वो मैं आपको दूँ। एंड दैट्स वाई आई चोज़ ऑडिट। मैंने 10 लोगों से फ़ोन करके पूछा कि भाई देखो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, और मुझे नाम मिला ऑडिट। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, हम ऑडिट ही पढ़ाएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया आपको अपना, बट दैट डजेंट रियली मैटर, आप मुझे जान ही जाओगे। और जिस तरह से आज हमने लेक्चर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत जगह घूमने वाले हो, या फिर मुझे पता है कि अब आप लोग मेरे पास वापस आ ही जाओगे दूसरी तीसरी चौथी वीडियोज़ के लिए। ठीक है, बात ये है कि यार मेरी सारी कोशिश इस तरफ है कि कैसे आप लोगों के लिए किस सब्जेक्ट को ईजी बनाया जाए, फन बनाया जाए, और आप लोगों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े याद रखने के लिए। कुछ मेहनत मैं आपके लिए कर लूँ, कुछ आप लोग करो, सही है। टीचिंग आज के टाइम पे इतनी अच्छी नहीं हो रही है, ऑडिट की तो स्पेशली। ऑडिट में टीचर्स हैं बड़े, लेकिन इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, और मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों कोई अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। और तुम कहो कि नहीं भैया अच्छा तो पढ़ाते हैं, बट मैं सच बताऊं तुम्हें कि द बार हैज़ बिन सेट सो लो कि तुम्हें वो चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। और मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ कि हम इस बार को ही अप कर देंगे। अब मुझे पता है कि तुम्हें ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा होगा, तभी तुम यहाँ तक देख रहे हो, और तुम बहुत तारीफ़ भी कर दोगे कमेंट्स में ये वो। और अभी 2 मिनट पहले मैं तुम्हें कह रहा था कि शायद थोड़ा सा ऑफ चला गया, थोड़ा सा इतना मज़ा नहीं आया। तो तुम देखते जाना कि जैसे जैसे तुम मेरे साथ कंफर्टेबल होते जाओगे, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा। तो इस बार को ही हम बहुत ऊपर कर देंगे कि तुम्हें फिर मेरे अलावा कोई पसंद ही नहीं आएगा। सही है। ये कहानी सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं थी, हम बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे चैप्टर्स के लिए तुम्हें मैं दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हें क्लास में ही याद करा दूंगा। तो डोंट वरी अबाउट ऑडिट फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, तुम्हारे ऑडिट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए तुमको अगर मेरे बेसिक्स वाले लेक्चर देखने हैं तो तुम वो देख लेना। तुम्हारे कुछ ऑडिट के बेसिक्स अगर कमज़ोर हैं तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, कौन सी रिवीजन वीडियो चाहिए, तुम मुझे वो कमेंट करके बता देना, और हम यूं ही मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, एंड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज दैट वॉज द रीज़न आई स्टार्टेड टीचिंग। कि तुम्हारे फेस पे स्माइल नहीं तो एटलीस्ट अब तो तुम्हारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए। सही है, चलो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।